Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है तो उसके लिए पहले से माजरत। हाँ, आवाज़ को क्या आवाज़ मेरी देखिए कैसी होगी। ये हो जाता है ना, मौसमी असर है, मौसमी असर है, थोड़ा सा हो जाता है। ज़्यादा बोलने से नहीं, तबीयत खराब भी होनी चाहिए कभी कभार, हाँ, है ना, सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन बाकी वैसे कोई मतलब मौसम का असर ये कि कोई मतलब सर्दी नहीं, लग वैसे गई, कोई असर नहीं, आपने मतलब घबराने की एलर्जी या ज़्यादा चीखे हो, ज़्यादा बोले हो, बहस की हो, बात नहीं, हो जाता है ये। कोई ऐसी बात नहीं, आपको दूर रहने की कोई वजह नहीं है ऐसी। अच्छा, कोई वायरल वगैरह का सीन नहीं कुछ। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, वैसे हो रहा है, मैं काफ़ी लोगों को देख रही हूँ जुकाम, एलर्जीज इस वक्त बहुत हो रही हैं क्योंकि हवाएं चल रही हैं, तो उसमें फिर एलर्जीज का जो है ना फैक्टर तेज हो जाता है। तो जनाब, हम शो में क्या क्या है हमारे पास, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। एंटरटेनमेंट भी है, खबरें भी आपको देनी है, स्ट्रीट क्राइम का कुछ अहवाल भी आपको देना है, फ्लड केपीके में उसका अहवाल भी देना है। लेकिन सबसे पहले ये जो ईरान और यूएस के मामला चल रहा है, पै दर पै हमले किए जा रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक हमले यूएस की तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान उसका जवाब भी दे रहा है और तकरीबन तमाम ही ममालिक इसमें अब बिल्कुल। और इस्लामाबाद मेमोरेंडम जो है वो तो ऑफिशियली कैंसिल हो गया है, नल एंड वॉइड हो गया है और जंग दोबारा से शुरू होगी। और बयानात का जो सिलसिला है ट्रंप का खास तौर पे और फिर ईरान की तरफ से भी वो भी शुरू हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रंप ने तो अच्छा, कतर ने भी सालिसी से इनकार कर दिया। ये एक बड़ी पेशरफ्त हुई थी कल कि कतर ने कहा था कि अब हम सालिसी में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, क्योंकि शायद वो भी समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर मतलब फर्म है कि उनको अब ईरान को छोड़ना नहीं है इस मामले में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामले में भी और न्यूक्लियर के मामले में भी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामले में तो सारा जो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप ये 2 जहाज़ों को निशाना बनाया ईरान ने, यूएई के वो जहाज़ थे और ईरान का ये कहना था कि वो रडार सिस्टम को और तमाम सिस्टम को सबोटैज करके वो निकलना चाहते थे, तो हमने उन पर हमला किया और उस हमले के नतीजे में फिर यूएस ने भी हमला किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस पर बात डिस्कस हो रही है वो ये कि 1 से 2% जो टोल ईरान लेना चाहता था उस पर ट्रंप को बहुत क्या कहते हैं, तशवीश तो नहीं, गुस्सा था। और अब वो खुद कह रहे हैं कि जी वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, गार्डियन ऑफ हॉर्मुज़ बन जाएंगे और जो सेफ्टी है देंगे सब वेसल्स को। बट 20% जो है टोल अब जो है यूएस लेगा, ट्रंप लेंगे। क्या बात है, मतलब 2% दुनिया देने को तैयार नहीं थी ईरान को टोल, लेकिन ट्रंप को आप 20% देंगे। वाह, जबरदस्त। इसके बदले में सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी, पहला मेन तो ये सवाल है भाई। वैसे समझ से बाहर सूरत हाल है। अच्छा, एक और चीज़, एक और पेशरफ्त है कि यमन से सऊदी अरब पर हमला किया गया है और यमन ने इस बात को कंफर्म किया है। वो तो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमला किया हमने, क्योंकि सऊदी अरब ने यमन की हुकूमत के साथ मिलकर सना के एयरपोर्ट पर हमला किया था, तो ये उसका बदला है। तो अब आप देखें, यमन के हूसी भी सऊदी अरब पर हमला कर रहे हैं, फिर उर्दन की सूरत हाल, कुवैत की सूरत हाल, कितने गल्फ में कितने कंट्रीज में लगता है सभी इन्वॉल्व हो गए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दिस वॉर। तो बड़ी यही था जिससे सब दुनिया डर रही थी कि ऐसा ना हो, लेकिन अब उसी की तरफ हम जा रहे हैं। लेट्स सी अब किस तरह चीजें। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिकी फौज ने ईरानी फौजी आदाब पर नए हमले मुकम्मल कर लिए हैं और साहिली दिफाई निज़ाम, मिसाइल, ड्रोन्स और बहरी तनसीबात को इन हमलों में निशाना। ये देखें आप, ये फुटेज तो देखें ना जरा, ये क्या ये हमले हो रहे हैं, ये लाइटनिंग है, ये बादल कड़क रहे हैं, क्या ये हमले हैं ये? अच्छा, एक तो जब डिफेंस सिस्टम भी आपका एक्टिव होता है तब भी इस तरह का, वो भी उसके भी धमाके, उसका भी कंट्रोल है, वो फैक्टर भी है। और जो मिसाइल्स एक्चुअली हिट कर जाते हैं तो वहाँ आपको फायर वगैरह सब इस तरह नजर आएगी। बट हॉरिफिक जो लोग वहाँ होंगे, जो सिविलियंस हैं, कितने से हम डर गए होंगे। जी बिल्कुल। फैज़ रहमान साहब ने मैं ज्वाइन किया है यूएस से। फैज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहबा, ज़ोहैब साहब, गुड टू बी विद यू अगेन सर। थैंक यू जी सर। फैज़ भाई, ये तो बड़ी सीरियस सिचुएशन हो गई, इस पे ज़रूर बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है, वेयर डू यू सी इट गोइंग? और ऑल्सो वो जो 20% वाला टोल जो है, जो ट्रंप ने कहा है कि जी ये तो वो वसूल करेंगे एक्सचेंज ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, हॉर्मुज़ से जो गुजरेंगे। 2% तो उनको एक्सेप्टेबल नहीं था जो ईरान चार्ज कर रहा था टोल, लेकिन अब ये 20% ट्रंप जो है वो चार्ज करेंगे। ये क्या बात है? जी, तो नादिया, मेरा ख्याल है आप इसी बात से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि देखिए, असल इस वक्त जो सिचुएशन है यहाँ, चूँकि वाशिंगटन में बैठा हूँ, अमेरिका के हालात देख रहा हूँ, तो इस वक्त जो मेन ऑडियंस है इन तमाम बातचीत का, जो कोई भी बयान दे रहे हैं ट्रंप, वो उनका अपना डोमेस्टिक ऑडियंस है, उनका अपने यहाँ का जो एक इंटरनल नैरेटिव बन रहा है
उनकी शुरू से कोशिश ये थी कि आवाम को ये बताएं, नंबर वन, कि इस जंग में इनका ना कोई माशी नुकसान होगा टैक्स पेयर्स का, यानी मुझ जैसे लोगों का जो टैक्स पे करते हैं, न सिर्फ वो नुकसान नहीं होगा बल्कि हमारी जो महंगाई है वो कंट्रोल में आ जाएगी और इससे हमको माशी फ़ायदा पहुंचेगा। ये उनके कुछ तीन जो एक ट्रायंगल एक तरह का था समझिए। तो ये पूरी कार्रवाई जो उनके बयानात आपको नज़र आ रहे हैं वो उस जानिब इशारा करते हैं कि डोमेस्टिकली उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनको भी यकीन है कि कोई दुनिया में कोई 20% कोई दे सकता है। अगर कोई कोई भी शिपिंग कंपनी या कोई ऑयल कंपनी अगर 20% सिर्फ अपन वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर देना शुरू कर दे तो बिजनेस हो जाएंगे। लेकिन देखिए असल जो सूरत हाल है इस वक्त वो ये हुआ कि ईरान को जो पाकिस्तान की जाँफिशां कोशिशों से एक बहुत अच्छा MOU मिला, इस्लामाबाद MOU, और अमेरिका में पूरी दुनिया ने ये कहा कि ये एक बहुत फेवरेबल, यानी ऐसे कंसेशंस ईरान को दिए गए थे जिसका कि उन्होंने डिमांड किया था और यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था कि ट्रंप उन तमाम बातों को मान जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि न सिर्फ ये कि आपकी जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज किया जाएगा, बल्कि अब आप अपना तेल बाकायदा दुनिया के हर मुल्क को रेगुलर प्राइस पर बेच सकते हैं, आपको अंडर कट करके अंडर द टेबल बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल देखिए अब हुआ, और उसके बाद एक और बहुत अहम ऐलान हुआ जब तदफीन की आखिरी रसूमात चल रही थी अली ख़ामनाई साहब की, तो ट्रंप ने यहाँ पर ऐलान किया कि हम उस वक्त तक कोई हमले या कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि ये आखिरी रसूमात मुकम्मल नहीं हो जाती। मैं यहाँ की बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपने देखा, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ क्या सोच है इस वक्त ईरान की। ज़ाहिर है कई मुबसरीन ये बता रहे हैं कि वहाँ ख़ुद एक लीडरशिप की तकसीम है, जो सीनियर क़यादत के एलिमिनेट होने के बाद अब मामला थोड़े से ज़रा एक डिफ़िकल्ट या मुश्किल सिमत में जाते नज़र आ रहे हैं कि जब अभी तदफीन मुकम्मल नहीं हुई, आखिरी रसूमात जारी हैं और आपने यानी ईरानी या IRGC कह लीजिए या कोई और दूसरा फैक्शन था, उन्होंने बाकायदा कतर और सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमला किया। यानी कतर जो कि आपसे डायरेक्ट खुद इन पर्सन आपके पास लोग तेहरान में बैठ के आपसे निगोशिएट कर रहे हैं, मीडिएट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब ने एक्सट्रीम रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसे जवाबी हमले नहीं किए और ख़ुसूसन पाकिस्तान का ज़ाहिर उसमें बहुत बड़ा एक अमल दखल था। तो वो एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती थी, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर वो एक टिट फॉर टैट का मामला शुरू हुआ। इस वक्त जो क़यादत क्या समझ रही है, अच्छा फिर देखिए इस वक्त और बहुत जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एतराज़ की बात है वो ये कि अभी कतर के जो फादर अमीर हैं, जो बाबा अमीर कहलाते हैं वहाँ पर जदीद कतर के बानी हैं, उनका इंतकाल हुआ और अभी उनका सोग मनाया जा रहा है। और उसी सोग के दौरान आपने कतर पे, जो कि अगेन आपके साथ मीडिएट कर रहा है, आपके साथ बातचीत पे तैयार है, आपको कंसेशंस दे रहा है, आपके एसेट्स को अनफ्रीज करने को तैयार है, आपने उस पर हमले शुरू कर दिए। तो इस वक्त ये लेकिन जो फैज़ भाई एक तो है, ये पर्सपेक्टिव है, लेकिन एक ये भी पर्सपेक्टिव है ना कि ये जो MOU साइन हुआ इसके दौरान भी और इससे पहले भी लबनान में, गजा में हमले होते रहे, वायलेशंस, यमन में वायलेशंस होती रही। हालांकि उस MOU का तो एक पॉइंट ये भी है ना कि लबनान में भी जंग बंदी होगी, वो तो उस पर अग्री नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेबनान पे हमले लेबनान पे हमले हुए थे, और ये तो बहुत, ये जो माहिदा हुआ इज़राइल और लेबनान का कि हम इज़राइल वहाँ पर रहेगा, लेबनीज़ हुकूमत ने मानी उस बात को, लेकिन ये तो बहुत पहले हो चुका था। वो कतर और सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमला करने से पहले ये माहिदा हो चुका था। ये अगर आपको उस वक्त एतराज़ था तो उसी वक्त आपको हमले शुरू कर देना चाहिए था, आप उस याददाश्त को उस वक्त ही फाड़ के फेंक देते। अच्छा देखिए, ये एक प्रोसेस है, MOU इज़ नॉट अ डेफिनेट एग्रीमेंट। ऐसा नहीं हुआ कि आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया है, MOU प्रोसेस, बिल्कुल ये आप अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली। तो उसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ था, अब आपके देखिए ठीक है 5 मिलियन आपके कतर रिलीज़ कर रहा था, 3 बिलियन आपको बिलियन वो आपको वो दे रहा था UAE, मतलब मुख्तलिफ जगहों से आपके अनफ्रीज हो रहे थे मामलात। लेकिन असल जो आपके लिए जो इनाम था इसका, वो आपकी आज़ादाना तिजारत थी, जिसका कि बनता है एस्टिमेट को $100 of billions a year। तो वो आप देखें कि अगर वो इनका फायदा होता तो सारी चीजें तो फैज़ भाई आपको रिस्पॉन्सिबल कौन लग रहा है इसमें? इस वक्त ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि एस्केलेशन जो हुई है इस दफा किसकी तरफ से आप समझते हैं कि शुरू हुई है? हु इज रिस्पॉन्सिबल, ईरान या US? देखिए, अगर आप इसकी बुनियाद पर जाएंगे, जड़ पे जाएंगे, तो जाहिर है एक तो ये जो हमला हुआ
ईरान पर, इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल और अमेरिका की ज़्यादती है, और उसको पूरी दुनिया ने एक इलीगल, एक नाजायज़ हमला तस्वुर किया है और माना है, और सब मानते हैं उस बात। इसमें कोई, खुद अमेरिका में जो अक्सरियत है अवाम की, यही वजह है कि यहाँ पर एक गैर मकबूल तरीन जंग है यहाँ पर। अवाम लेकिन भी यहाँ एमओयू के पे बाद, हैं। एमओयू के बाद अब कौन रिस्पॉन्सिबल है इसकी वायलेशन के लिए? एमओयू के बाद मैं समझता हूँ कि इसमें ईरान से गलतियाँ हुई हैं, और उसमें यह है, देखिए अमेरिका ने जंग शुरू करते वक्त बड़ी ज़बरदस्त मैसिव मिस कैलकुलेशंस की थी। अब जो मिस कैलकुलेशन हो रही है वो ईरान की तरफ से हो रही है। वो समझते हैं कि हम किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि हमारा मेन लेवरेज है, उसको हम बरकरार रख सकते हैं, और अगर हमने इस लेवरेज को खो दिया तो हम ये जंग हार जाएंगे। हो सकता है कि उनकी बात दुरुस्त हो, लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर आप इस पर अगर आप इंसिस्ट करेंगे कि नहीं हम ओन करते हैं, ना सिर्फ ये कि अपनी साइड, देखिए हुर्मुज़ का जो आप इनका जो एक कोस्टल पट्टी है, यकीनन आपका हक है उसके ऊपर, फिर बीच में आती है इंटरनेशनल वाटर्स, फिर उसके बाद ओमान और कतर और दूसरे जो ममालिक हैं खलीज के, उनके जो एक साहिली पट्टी है वो उनका पानी है। लेकिन इनका इस तरह ये है IRGC का कि नहीं, हमारा जो हमारा हक हाकमियत जो है वो UAE और ओमान और कतर के पानियों तक है। हम कहीं से भी किसी जहाज को हमारी बगैर इजाज़त के गुजरने नहीं देंगे। तो देखिए दुनिया में इस नैरेटिव की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, पीरियड। ऐसा नहीं होगा कि इवन पाकिस्तान ने बिल्कुल अपना मौक़िफ़ इस पे वाज़े कर दिया है, चाइना ने वाज़े कर दिया है, तमाम जो ममालिक इस पूरे क्राइसिस में इन्वॉल्व हैं सब ये कह रहे हैं कि ये एक फ्री नेविगेशन होना चाहिए। अब अगर ईरान इस पे इंसिस्ट करेगा और सिर्फ खलीजी ममालिक को निशाना बनाता रहेगा, तो मैं समझता हूँ। और देखिए UAE कोशिश भी कर रहा है कि नया कोई रास्ता निकाला जाए। UAE कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है। बिल्कुल। भाई ये बताएं मुझे, ये सऊदी अरब और यमन का जो ये मामला है, यमन के हुसी, वैसे तो आप हिजबुल्लाह के साथ ज़रा मिल के कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन माइंडसेट के हवाले से हुसियों का अलग माइंडसेट है और हिजबुल्लाह का अलग माइंडसेट है। लेकिन हुसियों का सऊदी अरब पे अटैक कर देना और ये कहना कि हमारे ऊपर क्योंकि सऊदी अरब ने अटैक किया था, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए ये बिल्कुल ऑब्वियसली, देखें ज़ोहैब, भी तो ज़ाहिर है कि ईरान की प्रॉक्सी है हुतीज़ जो हैं, और उन्हीं के कहने पर ये एक हमला किया गया। और ये पहले भी बहुत कई दफ़ा वाज़े की जा चुकी है ईरानी क़यादत की तरफ से कि अगर हमने ज़्यादा आपने तंग किया, हमें यहाँ ज़्यादा अगर दायरा तंग हुआ हमारी तरफ, तो फिर हम हुतियों को भी एक्टिवेट करेंगे। और ये वही हो रहा है। और उसमें ज़ाहिर है कि फिर सऊदियों को बाकायदा यहाँ पर जो एक इत्तला आई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और तमाम लोगों ने ये कहा कि सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से, क्राउन प्रिंस से बात हुई और उन्होंने इसकी पूरी तायद की कि ठीक है आप वहाँ हमला करें। अच्छा, अब देखिए ये बहुत अहम सवाल है आपका ज़ोहैब। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बाहर पाकिस्तान का बहुत रोल है, क्योंकि हमारा उनसे एक डिफेंस, स्ट्रेटेजिक डिफेंस माहिदा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हुतियों ने जो हमला किया है उसके ऊपर, तो पाकिस्तान का वो माहिदा एक्टिवेट हो सकता है अगर सऊदी अरब रिक्वेस्ट करे कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ेगा हुतियों पे। अच्छा, हुतियों पे अगर अटैक पाकिस्तान करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ईरान की प्रॉक्सी पर बराह रास्त कर रहे हैं, और ईरान इसको ज़ाहिर है कि वो समझेगा कि आपने उन पर हमला किया है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान फर्ज कीजिए कि हिजबुल्लाह पर जाकर हमला करता है, तो वो ईरान अपने ऊपर हमला तस्वुर करेगा। तो बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और इसमें देखिए अगेन मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, ज़ाहिर है हमारी हमदर्दियाँ, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमारा पड़ोसी है, बड़े तवील हमारे ताल्लुकात हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वहाँ की जो क़यादत इस वक्त तकसीम शुदा नज़र आ रही है। और ऐसा लग ये रहा है कि अब मामला जो हैं वो और मैं आपके शो पे कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये मामला बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। और पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर हुसियों के बैलिस्टिक हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और एक कहा कि सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान मुकम्मल हिमायत का अदा करता है। तो हमारा मौका है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। फिर से डकैतियों की वारदातें, वाक़यात बढ़ गए हैं। द सिटी इज़ नॉट वेरी सेफ एनी मोर। और ये जब हम ऐसे वाक़यात सुनते हैं तो इतना दुख होता है और गुस्सा भी चढ़ता है ऑब्वियसली कि जी ये जो हमारी सेफ्टी है वो किसकी ज़िम्मेदारी है। और एक हादसा, एक वाक़या हो जाता है तो उसके बाद जो है
फिर जो है सब नज़र आते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर, लेकिन वाई शुड इट हैपन इन द फर्स्ट प्लेस? बिल्कुल, डे लाइट में ये डकैती की वारदात और उसके बाद डाकुओं का भाग भी जाना, और एक डॉक्टर की कराची का इलाका क्लिफ्टन 3 टन 3 तलवार, इसके करीब दौरान डकैती फायरिंग हुई। डॉक्टर आकाश की मौत हुई है और उन्हें मारा गया है फायरिंग से। अब ये फायरिंग, ये फायर यानी किसने गोली चलाई? क्योंकि हुआ ये कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ वहाँ पर। जो बैंक के बाहर गार्ड था वो ये समझ गया कि डकैती हो रही है, तो उसने अब जब फायर खोला तो डाकुओं ने भी फायरिंग की। इसी असना में डाकुओं ने वो जो कैश से भरा हुआ एक बैग था वो डॉक्टर आकाश की गाड़ी से वो निकालने में कामयाब भी हुए, भाग भी गए। अब ये डॉक्टर आकाश को किसकी गोली लगी है, इसकी तहकीकात अभी जारी हैं। अहले खाना ने मुलजमान की गिरफ्तारी तक लाश सड़क पर रखकर धरना देने का ऐलान किया। फिर मेयर कराची वहाँ पर पहुँचे तो खैर वो धरना ख़त्म भी किया गया। इसकी अभी तहकीकात जारी हैं। और ये डे लाइट में ऐसे कैसे इस तरह की वारदात हो रही है? एक बैंक से वो निकले, वहाँ उनकी रेकी की गई, क्या नेटवर्क इसमें इन्वॉल्व है, कौन लोग हैं, क्या तहकीकात हो रही है? हमें जमजम सईद ने भी ज्वाइन किया, हमारे नुमाइंदा, और सुखदेव असरदार साहब सिंध गवर्नमेंट के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जमजम से जानते हैं कि ये जमजम जरा प्लीज थोड़ा वाकये के बारे में बताएं, और ये कि अभी तक उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है? जी देखिए नादिया और जोहेब, गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त में ये वाक़या पेश आया जब डॉक्टर आकाश जो है वो एक बैंक जाते हैं 3 तलवार पे जो कायम है, वहाँ से अपनी रकम निकलवा कर दूसरे बैंक ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे। 50 लाख की रकम जो है वो निकाली थी आकाश ने और अपनी गाड़ी में रखी थी। गाड़ी में आकाश के वालिद और कज़न भी मौजूद थे। इतने में जब गाड़ी दूसरे बैंक की तरफ रवाना हो रही थी तो पीछे वो बाइक बाकायदा उनके जा रही थी। तो इतने में जो बैंक के जो गार्ड थे वो ये समझे कि आया कि ये भी डकैत हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का तबादला हुआ डाकुओं की जानिब से भी और सामने जो गार्ड था उनकी जानिब से भी, बैंक के गार्ड की जानिब से भी फायरिंग हुई। और हुआ ये एज अ रिजल्ट कि 2 पैकेट जो है 25-25 लाख के गाड़ी में मौजूद थे, जिसमें से एक जो 25 लाख का पैकेट था वो डाकू हथियाने में कामयाब हो गए। अच्छा, अब जब आकाश की वहाँ पर जब फायरिंग का तबादला हो रहा था, उन्हें गोली लगी और वो मौके पर जावाहक जब हुए, तो अब ये तहकीकात चल रही हैं कि आया ये जो गोली लगी है ये गार्ड की फायरिंग से लगी है या फिर डाकुओं की फायरिंग से लगी है। और आप खुद सोचें, एक पौश इलाका है 3 तलवार, और वहाँ पर दिन दहाड़े डकैती के बाद चोर आसानी भागने में भी कामयाब हो गए। हालांकि उस एरिया में जो है मेन वहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो कैमरे हैं वो इस कदर मुतहरिक है ना जोहेब कि आप एक मरतबा बगैर हेलमेट जाएंगे तो आपके घर में आपके पहुंचने से पहले चालान आ जाएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। तो आप खुद सोचें कि इतनी बड़ी वारदात के बाद अब तक मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार नहीं, और डाकू देखिए जमजम, डाकू वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। ये भी एक सवाल है कि वो डाकुओं ने फायरिंग भी की, गार्ड ने भी यहाँ से फायरिंग की, कोई गोली डाकू के नहीं लगी, किसी के डॉक्टर आकाश के लग गई, यानी इसी गाड़ी पे फायरिंग हुई फिर? जी बिल्कुल, इसी गाड़ी पर फायरिंग हुई थी और लकली इनके जो वालिद थे और कज़न जो इनके गाड़ी में मौजूद थे वो बच गए और आकाश जो है उन्हें गोली लग गई। अब फिलहाल तहकीकात चल रही हैं। अच्छा, आकाश की उम्र जो है वो 28 साल थी और जिना अस्पताल में वो गुज़िश्ता 2 साल से जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अच्छा, हुआ ये गुज़िश्ता रात फिर जो आकाश के अहले खाना थे उन्होंने भी एहतजाज किया और वहाँ पर लाश रख के बाकायदा एहतजाज किया गया कि जब तक जो है प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हो जाती, इनके कातिलों को सज़ा नहीं मिल जाती, वो इसी तरह से यहाँ पर सरापा एहतजाज रहेंगे। लेकिन फिर मेयर कराची और कुमेल हैदर शाह जो है वो वहाँ पर पहुँचे मौके पर और उन्होंने मुज़ाकरात की और अहले खाना को इस बात की यकीन और पुलिस तहकीकात से मुताल्लिक़ भी जमजम बताइए, कातिल पकड़े जाएंगे। इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुँची है? आपने कहा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि जमजम बात अजीब है। देखिए, डकैतियाँ होती हैं, पैसे इम्पॉर्टेंट नहीं, जान इम्पॉर्टेंट है। यहाँ क्या अनयूजुअल बात हुई है कि जो उसकी जान चली गई? आप ये देखें कि एक डकैती हो रही है लेकिन गोलियां चल जाती हैं और गार्ड का ऐसे रिएक्ट करना, इसमें अनयूजुअल क्या हुआ कि गोलियां चल दी? वरना वो तो पैसे लेके चले जाते हैं। बात ये हुई कि जब वो गाड़ी की तरफ आए, वो जो डाकू थे मोटरसाइकिल पर सवार 2 थे डाकू,
वो जब गाड़ी की तरफ आए उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की। 25 लाख रुपए का एक पैकेट जैसे ही उनके हाथे लगा, ऐसे में गार्ड ने जब देखा कि यहाँ डकैती की वारदात हो रही है तो उन्होंने जो है फायरिंग शुरू कर दी। जब उन्होंने फायरिंग, पहले गार्ड ने फायरिंग शुरू की, उसके बाद डाकुओं ने जो है वो जवाबी फायरिंग की खुद को बचाने के लिए। और ऐसे में जब फायरिंग का तबादला हो रहा था तो उस बीच जो है ये आकाश को गोली लगी है। गुज़िश्ता रोज एक और भी डकैती की वारदात ऐसी हुई, उनके घर पे तकरीबन 150 तोला सोना पड़ा हुआ था। वो रातों रात जो है वो डाकू आते हैं, घर वालों को यरकमाल बनाते हैं, घर वालों से मारपीट करते हैं। और लेकिन ये जो गार्ड का रिएक्शन और जिस तरह उसने रिटेलिएट किया, आर दे ट्रेन फॉर दिस? क्या गार्ड्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अगर कुछ नजर आए अपने बाहर तो आप बस गोलियां चला दें? उनकी क्या ट्रेनिंग है? क्या उनको आती भी है गोली चलानी है? कैमरे का असर में पूछा, ये जमजम रेकी भी इसमें हो सकती है और उससे मुताल्लिक तहकीकात क्या हो रही है? एक बैंक से निकले तो वहां से ऐसा होता है अक्सर ऐसी वारदात में कि बता इन्फॉर्मर्स होते हैं कि अभी यहाँ जा रहा है, इतने पैसे लेकर जा रहा है। जी सुखदेव साहब स्पोक्स पर्सन हैं सिंध गवर्नमेंट, गुड मॉर्निंग। ज़रा आप बताइएगा इसके वाक़ये के बारे में। बहुत ही अनफॉर्चुनेट, और अब ये कि धरने को ख़त्म किया गया है, प्रोटेस्ट को, तो क्या उनको तसल्ली दी गई है और क्या सिंध गवर्नमेंट अब उनको फैसिलिटेट किस तरह से कर सकती है? देखिए, सबसे पहले तो माय हार्टफुल कंडोलेंसेस डॉक्टर आकाश का जो वाकया हुआ, एंड इट्स अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। एक डॉक्टर थे, उनको हमारे माशरे में रहना चाहिए था। डॉक्टर का काम होता है लोगों की जानें बचाना, ना कि इस तरह से उनकी जान। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है, सिग्नल्स का बात करते हैं। बहुत से सवाल तो ज़ुहैब, वही मेरा तो वो गार्ड जो बात है ना, मेरे उनको पता है कि अगर जब कोई डकैती हो रही है ऐसे में गोली चलना, तो डकैत ने तो खुद फायर करना, वो तो तैयार भी है, नर्वस भी है, और उसने तो गोलियां चलानी है। तो ऐसे में ये रिएक्शन है कि जी आप गोलियां चलाएं ताकि वो मार दे किसी को। कितने ये मार दे, आपकी गोली लग जाए। देखिए अभी तो ये तहकीकात होनी है कि गलती से गार्ड की गोली ना लग गई हो। लेकिन जो मामला एस्केलेट हुआ, जो बात हुई, वो गार्ड के गोली चलाने से ही हुई, और ये उसका प्लान था कि मैं इस डकैती को रोकूं फायर करके। सुखदेव साहब आ गया बस। जी सुखदेव, आपसे वही मैं सवाल करी, आपने सवाल सुना था मेरा? आकाश साहब को जो गोली, प्लीज आकाश साहब को जो गोली लगी है वो बेसिकली गार्ड की लगी है। जो रॉबर्स थे उनके पास 9mm पिस्टल था, डॉक्टर के पास 30 बोर का एम्यूनिशन था। जो डॉक्टर आकाश की बॉडी से जो बुलेट रिकवर हुई है, जिसका हमने फॉरेंसिक करवाया, मेरे एसएसपी से मैंने कंफर्म किया है वहाँ के लोकल, तो गार्ड की जो गोली है वो डॉक्टर आकाश को अनफॉर्चुनेटली लगी है। ये सारा वाकया 2 से 3 मिनट में अनफोल्ड हुआ। गार्ड भी अरेस्टेड एट द मोमेंट। गार्ड का कहना ये कि हमने जो है, मैंने सेल्फ डिफेंस में ये चीज़ की, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है उस गार्ड की गोली लगी या उसको जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गोली लगी। हम इस चीज़ को पूरा फॉलोअप कर रहे हैं। हमने इसकी रूट मैपिंग भी करवाई है, जियो फेंसिंग भी करवा रहे हैं। उसके साथ जो आपने अभी आपके रिपोर्टर ने बात की कैमरास के हवाले से, यहाँ पे ये पूरा एक टेक्नोलॉजी हैवी जोन है, यहाँ पे काफ़ी कैमराज हैं। उस कैमरास को भी हम डिटेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है, जो माजी में क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जिन भी जो है अफराद का, उनको भी हम जो है इसमें तशवीश में शामिल कर रहे हैं। होपफुली आज शाम तक, कल सुबह तक यू विल हैव अ गुड न्यूज़ कि हम उनको जो है अरेस्ट कर लेंगे। एंड आई एम कॉन्फिडेंट जब मेरी आफ्टर टॉकिंग टू पुलिस ऑफिशियल्स। बट अगेन डॉक्टर आकाश मेरी कम्युनिटी से, जितना जो शायद उनकी फैमिली के वो तो हमें नहीं हो सकता, हम सब इसमें ग्रीव कर रहे हैं। कराची पुलिस का जो है डिटेक्शन रेट है, 2025 की शुरू के 6 महीनों में कोई 42 केसेज आए थे मर्डर ड्यूरिंग रॉबरी के, तो उसमें डिटेक्शन रेट ऑलमोस्ट 82% था। तो इस साल भी जो 2026 के केसेस है उसमें भी डिटेक्शन रेट, जो मतलब अरेस्ट कर लेते हैं कल्प्रिट्स को, उसको कहते हैं, वो इस साल भी कुछ 86-87% है। तो ये होपफुल कि इसको आज शाम कल सुबह तक रिजॉल्व कर लिया जाएगा। बट अगेन नथिंग जस्टिफाइज जो उनके साथ हुआ है। आपने नाजिर साहब एक बड़ी अच्छी बात की, जब रॉबर आता है वो प्रोफाइलिंग नहीं करता, आपका मजहब क्या, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, वो आपको उसका काम होता है क्राइम पे फोकस करना। यू एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस थिंग कि क्रिमिनल कोई भी मजहब या आपकी एथनिसिटी या आपका बैकग्राउंड नहीं देख सकता। डॉक्टर आकाश किसी भी कम्युनिटी से थे, चाहे वो मेरी हिंदू कम्युनिटी से थे, मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी से, डजंट मैटर, वो शहरी थे कराची के, सिंध के, पाकिस्तान के, नो सिटीजन डिजर्व्स दिस ट्रीटमेंट। इस तरह की चीजें, और ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। सब देखिए, इसमें ये पहलू भी आपने देखना होगा कि इस ऑफ द मूवमेंट में नहीं हुआ है, यानी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से डकैती हुई और भाग गए। इसमें पूरा एक मेथड इन्वॉल्व है। एक बैंक से निकले हैं, टाइम लगता है सर इसमें, कम्युनिकेशन में कौन इन्फॉर्मर बैठा है, इससे पहले भी वो बता चुका होगा, मुखबरी कर चुका होगा। बैंक से और हर एक से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
एक रिक्वेस्ट करता चलूं, ये एक बैंक से निकाल के दूसरी बैंक में जाते, दोनों बैंक जो है 50 मीटर के रेडियस में, जो ट्रेवल टाइम है टोटल गाड़ी में वो 2 मिनट का था या 1.5 मिनट का था। और ये जो वाकया ऑन द स्पॉट वहां पे हुआ है वो भी 2 या 1.5 मिनट के अंदर हुआ है। गार्ड की गोली से डॉक्टर साहब को जो है उनकी गोली लगी, हलाकत हुई। तो इट वाज ओवरऑल, आप इंसिडेंट को देखिए 5 से 7 या 8 मिनट के अंदर ओवरऑल इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसे नहीं कि 1 घंटा हुआ है। तो उसको हम पहलू कर रहे हैं कि आपने बात की, रेकी भी हो सकती है, पहले से भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, बैंक से भी हो सकता है किसी ने इंफॉर्मेशन दी हो कि इतनी रकम लेके जा रहे हैं या वहां पे कोई खड़े हो। तो इसको सारे तरीके से हम हर एंगल से देख रहे हैं। गार्ड भी अरेस्टेड है, बट आई कैन कंफर्म कि इनको गोली गार्ड की लगी है, रॉबर्स की लगी। बट अगेन नथिंग जस्टिफाइज इसको। जी, और ये पहला नहीं, दूसरा वाकया है अभी रिसेंटली कि जी पहले पुलिस वाले की गोली लगी बच्ची को, और अब यहाँ ऐसे कि जी गार्ड साहब की जो है ना अब गोली लग गई। अब सुखदेव, इसमें कोई होना नहीं चाहिए कि इनकी ट्रेनिंग, इनको समझाया जाए कि जी इस फला सिचुएशन में आपने कैसे रिएक्ट करना है, और इनके पास असली बुलेट्स ना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो गार्ड्स ही हैं यही जो है मारने लग गए हैं, तो क्या तवक्को इनसे करें? इनका बड़ा जरूरी है कि इनकी कोई ट्रेनिंग हो। इनको उस ट्रेनिंग के बगैर कोई बैंक, कोई इदारा हायर ही ना करे, क्योंकि हमारे गार्ड्स ही ट्रेंड नहीं है। उनको पता ही नहीं कैसे सिचुएशन में करना क्या है, दे जस्ट स्टार्ट शूटिंग। जी, प्राइवेट गार्ड था, एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी गार्ड था। उसका इनिशियली स्टेटमेंट ये कि मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, उसको लगा शायद गार्ड को गोलियां लग रही है, उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। बट अगेन इसको पहलू को किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया है। ही वाज प्रॉपर्ली ट्रेन्ड फॉर दिस रॉबरी, इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए वो प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं था। हम इस चीज को पाए तकमील तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। ना कि कमिट टू यू कि इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स यू विल हियर अ गुड न्यूज़ कि हमने जो है रॉबर्स तक हम पहुंच जाएंगे। सुखदेव साहब, इनका लाइसेंस हो हर गार्ड का, चाहे प्राइवेट हो या कहीं भी, उनके लाइसेंसेस हो, इनकी ट्रेनिंग हो और रीइंफोर्समेंट के कोर्सेज हो, क्योंकि ये डिफेंस, ये सेल्फ डिफेंस अपना कर रहा था, इसको थ्रेट थी गार्ड को। बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सोहेल साहब इसलिए बनती है कि अभी एक ये शख्स ही नहीं थे जो डॉक्टर साहब बेचारे, जिन्होंने बैंक से कितने हजारों लाखों की तादाद में रोजाना लोग बैंक से पैसे निकलवाते जाते हैं। अब उस एरिया से तो डरेंगे लोग कि भाई यहाँ ना जाना यार, यहाँ तो कोई नेटवर्क काम कर रहा है। ये ट्रस्ट आपका डेवलप करना बहुत जरूरी है लोगों के साथ। आई एग्री। 2025 के जो इनिशियली 2024 से 25 तक कराची में स्ट्रीट क्राइम के जो केसेस हुए थे वो कोई 38,000 के समथिंग केसेस थे। फिर 2025 से 26 तक का हम रुझान निकालेंगे, वो एज पर पुलिस रिपोर्ट 32,000 समथिंग थे, तो 20% ड्रॉप था। वो अभी जो है 2025 से 26 तक 35% ड्रॉप आया है। तो डे बाय डे ग्रेजुअली ड्रॉप हो रहा है स्ट्रीट क्राइम में। स्ट्रीट क्राइम में आपकी स्नैचिंग आ जाती है, मोबाइल स्नैचिंग आ जाती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 1 व्हीलर, इन चीज की स्नैचिंग आ रही है। नंबर अभी भी बढ़ा है। आई एग्री विथ यू, स्ट्रीट क्राइम्स ओवरऑल कराची में जो हो रहे हैं, अभी कंट्रोल कर लें, इससे पहले और बड़े, इतनी मेहनत है आपकी क्राइम को कम करने में, इसमें अभी इस पे एक्शन लीजिए। इसमें ग्रेजुअल ड्रॉप आया है काफी, जिसमें मैंने आपको अर्ज किया कि लास्ट ईयर तकरीबन 20% बिल्कुल उम्मीद करते हैं हम कि इनको भी आप कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुजरिमान को बहुत शुक्रिया जमजम, आपने हमें रिपोर्ट किया, और बहुत शुक्रिया जी। यहाँ कातिल तो गार्ड भी है, कातिल भी हैं, लेकिन नुकसान हो गया एक फैमिली का, उनके बच्चे का सालों पढ़ के डॉक्टर बना, माँ बाप की उम्मीद थी, और वो उम्मीद जो है इन्होंने देखें कि कुछ सेकंडों में बाप की नज़रों के सामने वो चुरा। और देखिए डाकू तो वैसे देखा जाए अभी तक 25 लाख भी ले गए डाकू, ठीक है, जो उनका हदफ था आधा तो उन्होंने अचीव कर ही लिया। ना उनको कोई जख्मी हुए हो, ना जानी नुकसान हुआ। गार्ड ने अगर फायरिंग भी की तो पता नहीं क्या गाड़ी पे की, क्योंकि जब वो छीनने आए, जब वो भागे तो उनके ऊपर करनी चाहिए थी या कुछ। तो देखिए ऐसे लम्हे में पैसे चीजें कुछ नहीं मैटर करता, जान मैटर करती है। और हम लोग तो खुद भी बच्चों वगैरह को समझा रहे होते हैं कि भाई कहीं जाओ, कोई इस तरह हो ना, बस दे दो जो वो मांगते हैं, क्योंकि बाद में देख लेंगे। उस वक्त आप जो है रेजिस्ट ना करें, डराने की कोशिश या फाइट बैक कुछ नहीं, क्योंकि सामने वाला पागल है, वो अपने होश में नहीं है। तो क्यों उस वक्त जो है ना किसी को रेजिस्ट करें, कभी नहीं करना चाहिए। और गार्ड का फायर करना बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ, और ऐसा लॉस हो गया जिसको जो रिवर्स बिल्कुल। ये ट्रेनिंग का भी इसमें फुकरान, बिल्कुल आपने सही कहा। अक्सर हमने देखा है बहुत से ऐसे कंपनीज के गार्ड्स हैं जिनको वेपन चलाना ही नहीं आता, मैं उस दिन पता ही नहीं कि वेपन को पकड़ना कैसे। स्कूल गई, एक स्कूल में जा रही हूँ जहाँ कॉलेज बल के गार्ड खड़े हैं, और मेरा वहीं उससे बहस हुई। उसने गन रखी थी ऐसे और बिल्कुल मेरी तरफ उसका मुंह जो ये देखिए पहला मैंने कहा जी हटाएं इसको गन को। नहीं मैडम इसमें ये लॉक लगा हुआ है, ये वो। मैं कहा आई डोंट केयर अबाउट योर लॉक, मेरी तरफ आपने गन क्यों की हुई है? मैं कॉलेज आई हूँ, मेरी तरफ गन करके आप बैठे हुए हो। उनको ये नहीं पता कि बैठते हुए हमने अपने आर्म्स का करना कहाँ है, क्या करना है, उनको कहाँ रखें, कैसे रखें। सामने आपकी तरफ मुंह होता है, रेजिस्ट करें। कहीं किसी गार्ड को भी देखें तो उससे डरें,
अब तो ये हाल हो गया, गार्डों से भी डरना पड़ेगा। चलें एक ब्रेक हम लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा। ये बचाने बैठे हैं, मारने बैठे हैं। जी जी, ये ट्रेनिंग का सारा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग। अच्छा, कुछ मौसम की बात करते हैं। दयामर में गुज़श्ता रात मुख्तलिफ वादियों में सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। ये बताया जा रहा है शारा कराकरम भी मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से बंद हुई है, और बहुत जगहों पर हम ये देख रहे हैं KPK में, ये देखें मनाजिर भी आप देख रहे हैं कि अच्छा ये इलाका, ये टेरेन ऐसा है कि यहाँ पर फुटेज है, एक्सक्लूसिव हमारी 365 न्यूज़ की चिलास की। जी जी जी, क्या बात है। तो अब यहाँ हमारे से नुमाइंदे हमारे साथ ही है लाइव बराह रास्त। और बड़ी मुश्किल से सफ़र करके हमारे रिपोर्टर जो हैं वहाँ 5 घंटे सफ़र करके यहाँ पहुँचे इस मुकाम पे, आपको दिखाने के लिए जो मंजर है। ये नहीं कि आपको AI या वैसे कोई वीडियो देखें, रियल फुटेज देखें कितना पुरखतर है ये फील्ड। आप रिपोर्टिंग को आसान समझते हैं कभी कभार कि आसानी से रिपोर्टर ने कोई बात बता दी आपको, कितनी एफर्ट करके वो जाता है रिपोर्टर आपको बताने के लिए, अवेयर करने के लिए। तो हमें ज्वाइन किया अब्दुल करीम सुल्तान ने। अब्दुल करीम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बताइए वहाँ का अहवाल, क्या मनाजिर हैं, लोगों को क्या मुश्किलात हैं, लैंड स्लाइडिंग से कितनी दुश्वारी, और सफ़र भी कितना इनका मुश्किल रहा होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं जो चिलास के मुज़ाफ़ाती गाँव पर मौजूद हूँ, जहाँ गुज़श्ता हालिया बारिशों की वजह से मुतअद्दिद जगहों पे जो है हलाक हो चुके थे, राब्ता सड़कें मुनक़ता हो गई हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ के जो वाटर चैनल होते हैं, खेत खलियानों तक वाटर का जो सप्लाई होती है, वो भी शदीद किस्म का मुतासर हो चुके हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ का जो खेत है, वो भी शदीद किस्म का मुतासर हो चुके हैं। आवाम का यहाँ पे कहना है कि हमारे राब्ता करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत मुतासर हो चुके हैं। इसी के साथ साथ उनका जो आम रफ्ते है वो भी मुतासर हो गई हैं। बीमारियां हैं और घर की जरूरी सामान है वो लाने और जाने के लिए इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी अब्दुल करीम भाई, दरअसल से कैमरे की तरफ देखिएगा, थोड़ा अपने लेफ्ट, थोड़ा कैमरे की तरफ अपने लेफ्ट देखिएगा ज़रा। हाँ, मैं उनको शायद आवाज़ भी ना पहुंच रही हमारी। अच्छा, मुझे बताएं कि PDM में की क्या कार्रवाइयाँ हैं, ज़िले इंतज़ामिया वहाँ पर कितनी मुतहर्रिक आपको नज़र आ रही है? क्या मजीद मशीनरी की जरूरत पड़ सकती है मुमकिन तौर पर अगर सैलाबी सूरत हाल रही, बारिशें रही? नहीं, और टूरिस्ट कितने अभी इस वक्त वहाँ होंगे, वो भी एक परेशानी की बात है। अगर MPME की बात करते हैं तो यहाँ का जो उसका जो सीनियर अफसर था, कल वो यहाँ पर आ गया। इसी वक्त इंतजामिया की तरफ से और PWD की तरफ से यहाँ 2 बिल्डोजर काम कर रहे हैं, वो इस वक्त मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसी वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बिल्डोजर काम कर रही है। ये उल्टा हो गया, कैमरा उल्टा हो गया जरा। करीम भाई कैमरा उल्टा हो गया, जरा इसको दोबारा रोटेट करें। जी जी, सिग्नल्स का भी वो प्रॉब्लम है। जब रिपोर्टर खुद ना देख पा रहे हो ना फॉर सम रीजन, तो मॉनिटर पे तो उनको फिर इसलिए जरा नजर नहीं आ रहा होता कि ऑन एयर कैसे जा रहा है, बट बड़ी एफर्ट की है भाई इन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है और जैसे दिखाया भी मनाजिर, शारा कराकरम की बंदिश से सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक फंसे हुए मुसाफिरों में, वो जो आप पूछ रही थी ना कि टूरिस्ट वगैरह, बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो अब ये वही इलाका है, इस इलाके का महल वकूँ क्या है, एक बार फिर राब्ता होगा तो हम जरूर बताएंगे। ये आगे वापस आगे दोबारा। जी करीम भाई प्लीज बताइएगा, कैरी ऑन। जी आवाज आ रही है आपकी? जी बताइएगा प्लीज। वहाँ बताएं कि टूरिस्ट भी आए हुए हैं, उनको वार्न किया जा रहा है। वहाँ पे इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद है, यहाँ का टूरिस्ट का जो आमदोरफ्त है वो कम है, क्योंकि केकेट का मुतसिल गाँव है। अगर हम केकेट की बात करते हैं, वहाँ पर नरदास मकाम पर भी बहुत शदीद किस्म का सैलाब आया। वहाँ पे बहुत लंबी कतारों के साथ मुसाफिर फंसे हुए थे, मुकामी लोग फंसे हुए थे। वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सुल्तान, आपने से हमें रिपोर्ट किया। अच्छा, खबर ये भी है कि कराची में भी आज, कल और परसों 3 दिन तक हल्की बारिश होगी, तेज हवाएं, थोड़ी सी ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी तो मैंने देखी कल हवा चलेगी। तो अब जरा बारिश हो जाएगी, जहाँ होगी मैंने पहुंचना है वहाँ, क्योंकि कराची इतना बड़ा है, वहाँ बारिश होती है यहाँ नहीं पता चलता, यहाँ बारिश होती है उनको नहीं पता चलता। और ये जी जौहर में हो रही है, जौहर में मुझे लोकेशन भेजें जहाँ बारिश हो रही है, मैं पहुंचूं। गुलशन पहुंचो, गुलशन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। बड़े मसाइल होते हैं भाई लाइफ के, हो जाते हैं कभी कभार लेकिन आपको हम बताते नहीं बहुत से मसाइल। जी जी, टॉक बैक है कोई नहीं, टॉक बैक है कोई नहीं, कोई बात नहीं, शो करना है। खैर अब तो एआई से टॉक बैक वगैरह ये सब मुझे लग रहा है कि ऑब्सोलीट हो जाएगा ये 5 या 8 साल बाद। ये भी क्या टॉक बैक और क्या एंकर इंजीनियर की हमें जरूरत ना पड़े, ये ऐसा कोई कमाल एआई कर देगा तो फिर मैं मानूंगी। लेकिन इस वक्त ज़ुहैब इतनी ज़्यादा हाइप है, मैं खुद इस वक्त इंट्रीग्ड हूँ बहुत ज़्यादा एआई से। पहले तो बहुत खौफ डर चीखें मारी हमने, नाउ दैट फेज इज ओवर। मेरा जो डर था खत्म हो गया। मैंने कहा कि भी कुछ इफ़ यू कांट बीट देम देन जॉइन देम। तो एआई को मैं तो एटलीस्ट अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बना रही हूँ वैसे भी, कि ये भाई क्या है, सीख ही लेते हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हो रही है भाई एआई में पूरी दुनिया में। और जैसे हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है उन्होंने बताया कि भाई यूएस में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है एआई में। एआई सब चीज सिंप्लीफाइंग योर वर्क। अगर देखा जाए इससे आप डरे नहीं, क्योंकि ये तो एक हकीकत है, ये तो आ गया। अब इसमें करना आपने क्या है कि जो आपका प्रेजेंट काम है, ये आगे जाके अगर इसमें आपने एआई को इस्तेमाल ना किया और आपको आता ना हुआ कि कैसे इस्तेमाल करना है, देन यू विल लूज योर जॉब फॉर श्योर। लेकिन आपको आना चाहिए। इस वक्त आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी हो, यू मस्ट नो कि एआई को आपने उसमें यूज कैसे करना है। प्लस इस वक्त जो सोशल मीडिया पे चल रहा है एक अजीब हाइप है, मैंने उसके लिए उमर को कहा, मैंने कहा भी आप बताओ, एड ये चल रहा है बार बार कि एंथ्रोपिक क्लॉड आपको 85 लाख रुपीस साल के दे रहा है घर बैठ के। आपने कुछ नहीं करना, आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आईटी का बैकग्राउंड हो, कोर्सेज की हो, आप बस इसको ज्वाइन करें इस प्रोग्राम को और आपको 80 लाख जो है घर बैठे मिलेगा। उमर, हाउ इज दैट पॉसिबल? डॉक्टर उमर ने ज्वाइन किया, पीएचडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और इनसे बेहतर कौन बता सकता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या 85 लैक्स? अच्छा, एंथ्रोपिक क्या है और क्लॉड क्या है जो ये एड्स बार बार और बच्चे बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे। सही। देखिए, एंथ्रोपिक जो है ना वो ज़ाहिर एक कंपनी है ग्लोबली जो कि एआई बिल्ड करी है। उनका एक प्रोडक्ट है क्लॉड, ठीक है, अच्छा उन्हीं का प्रोडक्ट। जैसे चैट जीपीटी है ना, इस तरह क्लॉड है। इसी तरह बहुत सारे और हैं, जिस तरह जेमिनी है गूगल का। तो ये सारे एआई के टूल्स हैं या एआई के बॉट्स हैं। टॉप 5 जायंट्स कौन से हैं वैसे तो पहले समझ आ जाए। टॉप 5 देखें, जैसे गूगल का जेमिनी आ गया, फिर चैट जीपीटी आ गया, फिर आपके पास एंथ्रोपिक का क्लॉड आ गया, फिर कुछ डीप सी का आपने नाम सुना होगा, चाइनीज मॉडल था जिसने दुनिया हिला दी थी, ठीक है, डीप सी बिल्कुल। तो ये 4-5 हैं जो टॉप के एआई चैटबॉट्स हैं, और ये सारे में आपको एक इनिशियल लेवल फ्री मिलता है। इनिशियल लेवल फ्री का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं चैट जीपीटी फ्री वाला वर्जन यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे फिर $20 देने पड़ेगे महीने के। अगर इसी तरह क्लॉड को मैं यूज़ कर सकता हूँ 5 प्रॉम्प्ट्स के लिए। प्रॉम्प्ट्स का मतलब है 5 सवालात के लिए। इसी तरह मैं डीप सीक को यूज़ कर सकता हूँ, इसी तरह डिफरेंट को। लेकिन जेमिनी का जो फ्री मॉडल है उस पर तो जितने मर्जी आप सवाल पूछें, उसका कोई नंबर उसका नहीं। लेकिन अगर आप उसको फॉर एग्जाम्पल वो उससे वीडियोज़ बनवाना चाहें, उसका VO3 की वीडियोज़ बनवाना चाहें, तो फिर वो कहता है भाईजान पेड पे आ जाओ, ऐसे नहीं आने देता। फिर आप प्रो पे फिर आपको प्रो पे जाना पड़ेगा। 85 लाख का क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि 85 लाख सिर्फ आपको फ्री क्रेडिट्स हैं जो वो दे रहा है कि भाईजान सवाल पूछ लो 85 लाख के, जो सवालात पूछ, क्योंकि नॉर्मली नहीं पैसे वैसे कोई नहीं मिलेंगे, आपको सवाल पूछना है, आप सवाल पूछिए और लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। यानी उसकी नज़र में जो 20 लाख का सवाल है आपने किया, आपकी नज़र में एक मामूली सवाल हो गया, 20 लाख का सवाल नहीं, असल में होता है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल 5 के बाद मैं छठा सवाल करूंगा ना क्लॉड से, तो फिर वो बोलेगा भाई $20 दो, ठीक है। तो आपसे वो शुरू के पहले 5 सवाल के $20 नहीं मांग रहा। लेकिन 80 लाख के क्या अपना काम कराना है साल में? नहीं, अब इट डिपेंड्स ऑन यू ना। अगर आप करा सकते हो, अगर आप वाकई एआई को यूज करो, इट इज ऑलमोस्ट लाइक क्लिकबेट ना, क्योंकि वो डॉलर्स की बात हो रही है कि घर बैठे पैसे कमाए झूठो। शर्म नहीं आती? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा दुनिया में क्लिकबेट चल रहा है कि बस आपने ये कोर्स कर लिया ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये कर लिया तो। देखिए ऐसा रियलिटी में नहीं होता। हर ज़िंदगी बदलने में मेहनत चाहिए होती है। किसी भी काम को करना है ना, अगर आप एक अच्छा मिस्त्री बनना चाहते हैं ना, मैं एग्जांपल देने की बता रहा हूँ कि मिस्त्री प्रोफेशन आप अच्छा करना चाहते हैं, आपको किसी उस्ताद के साथ 6 महीने लगना पड़ेगा, कंटिन्यूसली मिस्त्री करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे बनेंगे। बिल्कुल। तो किसी भी काम को, चाहे एआई को सीखना है, ग्राफिक्स को सीखना है, कंटेंट राइटिंग सीखना है, व्हाटएवर द टास्क इज, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसकी काउंटर वीडियोस क्यों नहीं आ रही? अगर इतनी वीडियोस 10,000 आ रही हैं कि एंथ्रोपिक लॉर्ड आपको इतने पैसे दे रहे हैं, व्हाट यू आर सेइंग इज द ट्रूथ, उस पे क्यों नहीं वीडियोस आ रही? लोग जो है ना क्लिकबेट पे क्लिक करते हैं ना, लोगों को तो क्लिक चाहिए ना, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए भी तो बच्चे वीडियोस बनाए। होता है ऐसा कि जी ये झूठ है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, आप मत कीजिएगा, वो मैं नहीं देख रही वीडियो। एआई की प्रमोशन है या वो ब्लॉक हो जाती है। लेकिन पॉइंट उसको जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही है चीजें। अब मैं एग्जांपल देता हूं ना, ब्लू कॉलर जॉब्स हैं। अब जैसे लोग बोले एआई से जॉब खत्म हो जाएगी, ब्लू कॉलर कोई जॉब खत्म नहीं होने वाली है। यानी
मिसाल के तौर पे वो जॉब जो मतलब खड्डा खोदना है, आपने पेंट करना है, आपके ड्राइवर्स Skill हैं, based. ये जो स्किल बेस्ड फिजिकल स्किल बेस्ड जॉब्स हैं, ये कोई कहीं नहीं जा रही। फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसका मैन्युफैक्चरिंग है, लॉजिस्टिक्स कोई मैंने कहा ठेकेदार भाई का तो काम नहीं खत्म होना। नहीं, वो तो घर बनाना है, वहाँ जाके सीमेंट लॉजिस्टिक्स है, सरिया वगैरह तो ये सब। जो डर है ना, डर और खौफ की यार ये हो जाए भाई, ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं जा रही, नंबर 1। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये कहीं नहीं जा रही, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आना, मतलब 10% इम्पैक्ट आएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आया तो। जो मेन इम्पैक्ट है वो वाइट कॉलर जॉब्स है, जो डेस्क जॉब्स कहलाती है, जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग करनी है वो एआई से ऑटोमेट हो सकती है, जिसमें मैंने कंटेंट लिखना है वो ऑटोमेट हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है वो ऑटोमेट हो सकता है। तो वो काम जो सॉफ्ट या डेस्क जॉब्स हैं वो ऑटोमेट होंगी, वो भी 30-40% ही होंगी। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल खत्म, क्योंकि देखिए ना, अगर आज आपको वेबसाइट बनानी है, मैंने वेबसाइट बनानी है आज, आई एम नॉट अ वेब डेवलपर, बट इफ आई वांट टू मेक अ वेबसाइट तो मैं क्लाउड से आराम से बना सकता हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे उसको मेंटेन करना है, उसको चलाना है, उसके मसले सॉल्व करने, तो मैं या तो क्लाउड के साथ खपूं या तो मैं एक एक्सपर्ट उठाऊं जिसको जो क्लाउड यूज करके मेरी 10 वेबसाइट्स मैनेज कर ले। अच्छा अब देखिए ईमेल्स, जैसे ईमेल्स वो खुद बनाएंगे, अच्छा अब ईमेल्स में एक गड़बड़ हो गई तो व्हाट विल हैपन? ये कोई भी बड़ा बिजनेसमैन ये रिस्क नहीं लेगा, तो उसके ऊपर जरूर कोई ना कोई इंसान बिठाएंगे कि जो आप चेक करें कि भाई सही ईमेल्स बनी है, तो गई इसको ना है। ह्यूमन इन द लूप कहते हैं, ह्यूमन इन द लूप अंग्रेजी। इंसान का नेचर ये कि उसको ब्लंडर पे किसी को डांटना है, loop is किसी को essential. पकड़ना है ज़ोएब, और वो अगर पकड़ने वाला इंसान नहीं होगा तो वो मशीन को क्या कहेगा, अपना ही सर पीटेगा। दे विल ऑलवेज बी मुझे समबडी हु बात इज बताएं, रिस्पांसिबल। तो और होगा ऐसे ही, डिस्ट्रॉय इसी तरह होगा सर जब आप छोड़ देंगे। अच्छा आप क्या समझते हैं इस बारे में? वैसे पीएचडी आपने किया है, देखिए इसी तरह डिस्ट्रॉय होगा ना? देखिए मेरा ये ख्याल है, अभी तक जो वेस्ट के अंदर एक डिस्कशन है ग्लोबली, वो ये है कि यार हम ना जो मोस्ट क्रिटिकल चीज़ें हैं ना, मोस्ट क्रिटिकल चीज़ें, उसमें आप एआई को उसको कंट्रोल नहीं देंगे। नहीं दे। लाइक मैं एग्जांपल तो फॉर एग्जांपल जहाज उड़ रहे हैं ना, एविएशन इंडस्ट्री है, अब सोचें आप मिलियंस ऑफ जहाज डेली उड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, और एआई उससे 99% एक्यूरेट है, 1% एआई में चांस है एरर का, हमेशा होता है। हमेशा वो देता है आपको ये वार्निंग, हर सवाल के नीचे एक ये कहता है कि भाई इसको वेरीफाई कर लो। एक वो जो नहीं होता है कि जैसे सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, पी तो रहे हो, ऐड दिखा रहे हैं लेकिन सही चीज नहीं, उसी तरह एआई भी आपको दे रहा है एक वार्निंग कि एआई इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो अब आप सोचें अगर मैं एआई को एविएशन इंडस्ट्री में लगा दूं फुल्ली, तो 1% जहाज गिर रहा होगा रोजाना। हाँ 1%, और अगर 1% तो एरर है ना। हाँ, और ये तो वैसे है, तो इसलिए लेकिन अगर सिस्टम करप्ट कर गया तो फिर तो बिल्कुल तो खतरनाक हो जाएगा ना। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि अगर 2+2 है वो 4 ही होगा। एआई में 2+2 4 नहीं होता, ये ना, मतलब समझाने के लिए कि प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस करता है, प्रोबेबिलिटीज के ऊपर। फिर इसी तरह हमें नहीं पता जो डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं ना, जो अब मैं थोड़ा टेक्निकल बात करूँ कि डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता आज भी दुनिया में कि यार वो कैसे डिसीजन मेकिंग करता है। इसको कहते हैं एक्सप्लेनेबल एआई। ये दुनिया में ये भी बहस हो रही है कि भाई ये एआई मुझे सवाल का जवाब निकाल के कैसे दे रहा है, ठीक है ना। उसके ऊपर एल्गोरिथम बहुत सारे लगे हुए हैं, अब वो इतने एल्गोरिथम लगे हैं कि नहीं समझ आ रही कि कौन सा एल्गोरिथम कहाँ पे काम कर रहा है। बिल्कुल, और आप उसकी वीकनेस ये देखिए उमैर कि अब ये भी एड्स आ रहे हैं कि जी प्लीज़ अगर आपके पास एआई के आइडियाज़ है तो हमें ज्वाइन करें, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स और ढूंढा जा रहा है कि एआई की सेफ्टी हम बनाएंगे, सेफ्टी तो आप बनाएंगे। मैं हैरान हो गई कि इसका मतलब है कि इनको भी टेंशन है कि हम एआई की सेफ्टी कैसे बनाएंगे। तो आप ये कोर्सेज हैं, प्लस आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास कोई एआई की सेफ्टी का आइडिया तो हमें बताओ। तो आप देखिए ना, इतनी इनिशियल स्टेज पे, खतरनाक स्टेज पे एआई सेफ्टी इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप फॉर एग्जांपल हैकर्स को एआई यूज करके वो उल्टी सीधी काम कर सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं, बायोमासेस बना सकते हैं, तो इन्होंने गार्ड रेल्स लगाई हुई हैं। आप देखेंगे, आप चैट जीपीटी से उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे वो जवाब नहीं देगा आपको। क्यों नहीं जवाब देगा? क्योंकि उन्होंने पहले से एआई सेफ्टी के अंदर वो एम्बेड की हुई इन्फॉर्मेशन कि इस सवाल का इस प्रॉम्प्ट का जवाब नहीं देना। मैं तो उसमें इम्प्रेस हो गई कि मैं अपनी पिक्चर बना रही थी कि हाँ भाई क्रिएट कर लो, मैं पानी पे चल रही हूँ। तो जब मैंने अपने छोटे बेटे की बनाने की कोशिश की, कैमरे ने कहा सॉरी बच्चा है, हम नहीं बनाएंगे पिक्चर। उसने रीड किया कि कैमरे के सामने बच्चा है। Isn't that incredible? वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे बताइए, ये भी हो रहा है, देखिए वो जो होता है ना दुनिया तबाह हो जाएगी ये नहीं है, ये भी हो रहा है कि उसको सेफगार्ड कैसे करना है, उसकी सेफ्टी एआई में कैसे काम करना है। अच्छा यहाँ मुझे बताइए, जब वॉर चल रही है दुनिया में, इसमें एआई का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कितनी हद तक हो रहा है? देखिए जिस तरह ये जो पैलेस्टाइन वॉर के अंदर हुआ, प्रोजेक्ट निम्बस एक बहुत मशहूर गूगल का प्रोजेक्ट था जिसमें लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, गूगल से लोगों ने मतलब रिज़ाइन भी किया। प्रोजेक्ट निम्बस कहलाता है। वो क्या करता है, वो एआई जो है ना वो आपको आइडेंटिफाई करके देता है कि इस बंदे की प्रोफाइल ये है, इस बंदे ने ये, इसको जाके डायरेक्ट ड्रोन हिट करेगा। तो ये फ़लस्तीन के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसराइल ने और ये जो यूएस की वेस्टर्न कंपनीज हैं इन्होंने यूज़ किया एआई को टू किल पीपल, और बहुत नुकसान पहुँचाया मुसलमानों को और ओवरऑल। तो यस, अब इस एआई को यूज़ करते हुए ये लोग बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट में भी यूज़ कर रहे हैं
यानी जिस तरह ड्रोन्स है वो फेशियल रिकग्निशन करेगा कि किस बंदे को मारना है मैंने, तो वो ड्रोन्स मूव करके जाएगा, ढूंढेगा कि कौन सा फेस है, पॉइंट बुल्सआई, पिन पॉइंट्स करेगा। बिल्कुल ऐसे तो इसमें होना और ये ही है। कंट्रोल है उन्हीं के पास, ये उनके हाथ में कंट्रोल है। और मैं ये बोला कि यूएस के अंदर तो बाकायदा इवन एंथ्रोपिक जो आप बता रही हैं, एंथ्रोपिक ने भी यूएस मिलिट्री डिफेंस ने बोला कि भाई हमें आपको यूज़ करना है, तो एंथ्रोपिक ने मना किया कि भाई आप हमारा यूज़ क्यों करेंगे नेगेटिव वॉरफेयर के अंदर या वॉरफेयर के अंदर। अभी पूछ रहे हैं, कल जबरदस्ती ले लेंगे, वो हम ले क्या लिया कर उन्होंने सकते हैं, ले लिया ना। यही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, एक और खबर सुनने में आई थी कि गूगल को सू कर रहे हैं कि आप हमारी बातें सुनते हैं। ये प्रूव हो गया कि गूगल लिसन्स टू यू। फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, इन सब तो वही जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ कि भाई मुझे अच्छे से क्लिप्स लेने हैं, तो वो क्लिप्स के एड्स आने लग जाते हैं। दे लिसनिंग टू अस। ये अप्रूव हो गई, ये बात उनके ऊपर केसेस हो गए हैं गूगल के ऊपर। तो ये कर रहे हैं। देखिए मसला है कि हमारा सारा डाटा ये कलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए जब से सोशल मीडिया हुआ ना, आप देखें हर आप सोशल मीडिया की फेसबुक प्रोफाइल पे किसी के हो जाए, आप उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तक तो ये था। अब ये है कि एआई के डाटा को यूज़ करके आप ये भी बता सकते हैं कि यार ये कहाँ जाता है, क्या करता है, इसके बिहेवियर्स क्या है, पूरी आप बंदे की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। पहले शायद सिर्फ सोशल प्रोफाइलिंग कर सकते थे, आप पर्सनल तो ये प्रोफाइलिंग तो खतरनाक बातें उमेर जो हमसे कनेक्टेड हैं, लेट्स से स्टूडेंट्स, और हम जरा थोड़ी सी अच्छी बातें भी करते हैं क्योंकि 2 मिनट हमारे पास। हाँ, ये बताएं कि हम कौन से कोर्सेज करें एआई की अच्छी नॉलेज के लिए इस वक्त, पेड या फ्री? देखिए मेरा ये ख्याल है, देखिए सबसे पहले तो आपने समझना है कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर है, अकाउंटेंट हैं, यानी देखिए बहुत सारे लोग जॉब्स ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनको एआई सीखना है अपने डोमेन में एक्सपर्ट होने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अकाउंटेंट हूँ ना और मैं एआई सीख लूंगा तो मैं बहुत अच्छा अकाउंटेंट बन जाऊंगा। ये है राइट, वेरी गुड। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो डोमेन है उसको रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने सब छोड़ के एआई में चले जाना, ये गलत है, ये अप्रोच गलत है। आप अपने डोमेन में रहते हो, आप अपने डोमेन में रहो। टूल, हाँ, आप इस टूल को यूज करके अपने आप को बेहतर बनाओ। दैट इज वन स्पेसिफिक। तो जिन लोगों की जॉब्स ऑलरेडी कर रहे हैं उनको अपनी जॉब बचानी है, उनको अपनी जॉब में आगे बढ़ना है, तो उनको एआई टूल सीखना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हम भी एक एसोसिएटेड है, इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग करियर्स के नाम से एक प्रोग्राम है। वो क्या करता है, वो ऑनलाइन आपको कराता है, घर से बैठ के करिए, कोई मसला ही नहीं है। तो अब यू प्रेफर कि आप जो फ्री कोर्सेज हैं, दे आर एज गुड एज द पेड वंस? यस यस, दे आर एज गुड। और गूगल करा रहा है ये फ्री, गूगल भी करा रहा है, यूडेमी भी करा रहा है, बहुत सारी इस तरह सिलानी करा रहा है, एनजीओस करा रही हैं, बनो काबिल करा रहा है, इतनी सारी है ना। सब लोग करा रहे हैं। हमें लगता है कि लोकल है, लोकल क्यों करें, इंटरनेशनल करें, कोई कोई फर्क भी है? है करें, कोई भी है करें। देखिए मैं तो कह रहा हूँ बल्कि यूट्यूब से कर लें भाई, आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं, घर पे बैठे यूट्यूब के 4 पैनल देख लें। 3 कोर्सेज मुझे बताएं दैट आई नीड टू डू, मतलब आप हम जो नॉर्मल रिसर्च वगैरह का जिनका थोड़ा सा काम है, सवाल के जवाब हैं, पिक्चर्स, वीडियो एडिटिंग, इन चीजों पे काम करना हो, ये बताएं। तो एआई टूल्स का ना, देखिए एआई टूल्स का जो कोर्स होता है कि बेसिक एआई के जो कोर्सेज हैं वो आप करें, चाहे वो डीजी स्किल्स पे आपको मिल जाएंगे, आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग करियर्स आईईसी पे मिल जाएंगे, बनो काबिल वाले करा रहे हैं, सब करा रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे तो यही समझ नहीं आती किसका मना करो, क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह दूसरा जो काम है ना, अब दूसरा काम ये है कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि यार आप कोई डोमेन नॉलेज भी हासिल करें। ये मत बोलें कि यार बस मैंने एआई इंजीनियर बनना है। देखिए कुछ लोग हैं जो एआई इंजीनियर्स बनेंगे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का है, वो प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, वो एजेंट। अगर आप सिंपल है ना, आप स्टूडेंट है, तो देखें पहले आप देखें, अगर आप क्रिएटिव हैं तो क्रिएटिव डिजाइनिंग की तरफ चाहिए, उसकी डोमेन नॉलेज हासिल करिए। अगर आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं तो आप अकाउंटेंट की तरफ, तो आप पहले डोमेन नॉलेज भी हासिल करिए, सीखें जिस फील्ड में, और वो अपना, और उसके बाद उसको एआई को सलाह है। ये लोग जो है ना डायरेक्ट टूल्स पे जा रहे हैं कि भाई मैं आपको अगर आज टूल आ गया क्लॉड, तो आपको वेबसाइट बनाने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप वेब डेवलपर नहीं है, आपको वो क्राफ्ट ही नहीं आता। आजकल ना ये गलत हो रहा है कि बच्चे, छोटे बच्चे भी एआई से अपना होमवर्क कर रहे हैं पूरा। हाँ नहीं, वो तो करेंगे अब। देखो वो और उसमें मैं बताऊं ज़ुहैब, मसला क्या कि वो तो उनको आएगी नहीं वो चीज, आप रोक नहीं सकते। आई रिमेंबर कोई 6-7 साल 8 साल पहले अजान के स्कूल में टीचर दुबई में, मैंने उसे कहा कि भाई इंग्लिश टीचर, ये लिख नहीं सही रहा, इसकी हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं हो रही। उन्होंने कहा ही डजंट नीड इट, फ्यूचर में लिखेगा ही नहीं, इसने तो टाइप करना है, टेक्स्ट करना है, फॉरगेट अबाउट राइटिंग। और वाकई मैं देख रही हूँ कि कितना लिख रहे हैं बच्चे, कुछ भी लिखने नहीं, दे आर टाइपिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स। बट ये होता है ना कि आप आगे जाके चीजें ऑब्सोलीट होती जाती हैं, कम यूज होती जाती हैं, सैड। ये हमारी जनरेशन, इसको लिखना भी आता है, ग्रामर भी हमने सीखी हुई है, हमें ये मुज़क्कर मोनस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि बैलेंस रखना है। जैसे हम जो है ना उमर, वी आर वेरी स्पेशल, हमारे ऊपर तो टिकट लगने चाहिए। वो जो 90s के लोग हैं ना, जिन जो बड़े पढ़ के आए हैं, जिन्होंने लिखा भी है, डांटे भी खाई हैं, मारे भी खाई हैं, हमने तो तख्तियां लिखी है भाई, हमारे सामने फोन बना, हमने वो सब, हमें लिखना आता है, हमें पढ़ना आता है, हम यूनिक है, हम थोड़े दिनों बाद डायनासोर होंगे, हम म्यूजियम में होंगे। तो वो मैं बात कर रहा था कि हाँ, देखिए मसला ये होता है कि बिल्कुल अब बच्चे यूज़ करेंगे एआई, ये आप नहीं रोक सकते, मेरे बच्चे भी यूज़ करते हैं, आपके बच्चे सब करेंगे। लेकिन देखिए अब हमें ना टीचर्स को समझाना है। टीचर्स को क्या समझाना है, अब देखिए पहले दौर में, हमारे दौर में, कि आप बताते थे यार असाइनमेंट करो, तो आपको घर पे बैठे खुद करना होता था, आपके पास ना गूगल था ना चैट जीपीटी था, आपको खुद करना होता। तो हमें पता था जो बच्चा लेकर आया ना
वो खुद करके आया, ठीक है, तो उसकी असेसमेंट हो सकती है। अब मुझे पता है 100% वो चैट जीपीटी से करा के लाया, हाँ। मुझे 100%, तो अब मेरा एज ए टीचर क्या काम है कि मैं उससे सवालात पूछूं। यस, एक और मल्टीपल चॉइस आइंदा आए करेंगे, एग्जाम्स का नेचर बदल मैं जाएगा, उससे- लिखना खत्म, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द बेटर सिनारियो, सीन आएगा, आप क्या करेंगे उसमें। लोग भी बड़े लेकिन तेज आप हैं, ना सवाल अब एग्जाम पूछेंगे। का नेचर बदल जाएगा। आप सवाल पूछेंगे तो बच्चे को पता चलेगा कि यार मैंने तो एआई से कराया, मैंने पढ़ा ही नहीं, ग्रो ही नहीं तो किया भाई उसके सीख brain के आओ, में। मुझे सीख मसला के नहीं आओ। है एआई से कराओ, सही आई बात। डोंट माइंड कि तुम एआई से सीखो, चलो। लेकिन समझो। उमैर, आपको हम बुलाते रहेंगे। एक एआई का और एक, अब देखिए ना, वो पता तोड़, पिछले दिनों break का वक्त प्लेजरिज्म हो का गया तोड़ नहीं लोगों के पास इतना था, अब एआई वो लेके आ रहा है ऐप के, जिसमें आप अपनी असाइनमेंट्स देंगे, वो उसमें रन करेंगे, जी, पकड़े क्या जाएंगे बात। कहाँ से कॉपी किया। बहुत शुक्रिया उमैर। और जैसे जैसे एआई पेनिट्रेट कर रहा है तो आपकी पेनिट्रेशन हमारे शो में बढ़ दिया है, बिल्कुल प्लीज। और समझे, इस बात को मान लें, एक्सेप्ट कर लें, बी पार्ट ऑफ दिस चेंज, जी। क्योंकि चेंज तो आएगा, एवोल्यूशन तो आनी है, आप उसका हिस्सा बने या पीछे रह जी जाए। चले, डरना नहीं है। एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस डर आएंगे, के फिर आगे जाएंगे। ही जीत जीत है, है। और शो के आगे ही ब्रेक और है। ब्रेक के, हाँ, ब्रेक के आगे ही शो है। हाँ, वो तो भी ब्रेक, है। हाँ, हाँ। कीप वॉचिंग मन। तो ड्रामा मुहाफिज जो है ना, उसमें एक नहीं, दो जुनेद हैं। एक जुनेद खान है और एक जुनेद अख्तर है। अख्तर हैं, जो हमारे साथ हैं आज एंटरटेनमेंट जुनेद सेगमेंट अख्तर। में। बड़ी मजे की बड़ा बातें अच्छा उनसे परफॉर्म होंगी। कर रहे हैं जुनेद अख्तर हाँ। भी, और अभी अभी नया नया ड्रामा में, ज़रा उनका करियर इतना लंबा नहीं है, लेकिन इससे पहले रियलिटी शोज में काफी पॉपुलर हो गए जुनेद अख्तर। और ये कमाल बात है कि आप पहले पॉपुलर हो और फिर उसके बाद ड्रामाज में आए, लाजवाब इश्क के विनर हैं। फॉलोइंग होती है। लाजवाब इश्क में जितना भी आप क्रिटिसाइज कर लें, ये वो विनर तो निकले उनसे, विनर। और उनकी उनकी लाइफ कैसे बदली, मैं तो ये भी पूछूंगी। लाजवाल इश्क के माहिर हैं, इश्क के माहिर हैं। इश्क लाजवाल रहा या नहीं। हाँ, बिल्कुल है। तमाशा में भी थे, तमाशा जो आपने देखा वो फॉर्मेट, उसमें भी ये मौजूद थे। पता बड़ा मुश्किल है रियलिटी शो का हिस्सा बनना। आपको आपके ना नर्व्स किसी अलग तरह की वायरिंग और नर्व्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है। है। Patience किसी है। कहने की बात है, रियलिटी शो का हिस्सा तो बने जहां आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपका मॉनिटर हो रहा है, और भी लोग हैं, उनके मिजाज, और इफ यू बी योरसेल्फ यू बिकम कंट्रोवर्शियल और वायरल, और उसमें जीत जाना। ओहो, यानी अपनी पर्सनैलिटी भी दिखानी है, कुछ परफॉर्म करके भी दिखाना है, और ऐसी पर्सनैलिटी भी सामने नहीं आनी चाहिए जिससे लोग देखें कि और भाई ये फिर घर कैसा वापस बंदा भी जाना है। है। घर वापस भी जाना है। लाजवाल वालों इश्क से से मिलना घर वापस आराम से चले गए थे, यानी ये भी सवाल हम करेंगे। तो हमें ज्वाइन किया लेकिन इनके जुनेद अख्तर ने। गुड मॉर्निंग, ड्रामा अस्सलाम का वालेकुम। सफर शुरू हो गया भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप नादिया जी, और कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। भाई कहाँ से स्टार्ट करें? लाजवाल इश्क से ही करते हैं, क्योंकि अब मुश्किल काम है आशिकी करना, और आप तो विनर हैं उसके। और उसके बाद जो केमिस्ट्री बनाने में इतनी मेहनत की, कोई शादी वादी कोई पक्का काम हुआ भाई या नहीं? हाँ बताओ भाई, क्या हुआ? कि ये तो देखो मकसद तो शो का था कि इश्क हो जाए, इश्क के बाद ऑब्वियसली शादी। हाँ। तो ये जिनके साथ हुई अंडरस्टैंडिंग, शो जीत गए, बाद में क्या हुआ? और वो उनका मतलब किनके साथ केमिस्ट्री सेट हुई थी? के साथ शुरू में ऐसा हुआ कि जो सिलसिला बना वो पहले एक मॉडल थी फातिमा, उनके साथ हुआ, और उसके बाद वो सिलसिला वहीं खत्म हुआ, केमिस्ट्री खत्म हुई, मतलब वो वक्त के साथ कैसे डेवलप ही नहीं हो पाई, वो खत्म हो गया था। तो इसका मतलब था ही वो वक्ती। शो वाज वेरी नाइस और अच्छा रहा सारा। वो कह रहे हैं कि वक्ती तौर पे वक्ती एक था। अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर दूसरी अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन ये नहीं था ही वो वक्ती। इसका मतलब उसका मकसद ही ये था। वो वक्ती एक शो था, एग्जैक्टली स्क्रिप्टेड शो था और वक्ती शो था वो। तो मतलब उसमें सब ड्रामा हो रहा था, स्क्रिप्टेड था, सच कुछ नहीं था। लाजवाल इश्क में वो स्पॉन्टेनियस नहीं थी केमिस्ट्री और कन्वर्सेशन। हाँ बिल्कुल सच नहीं नादिया जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लाइक वो एक स्क्रिप्टेड शो था, वो आपको स्क्रिप्ट बता दिया जाता था कि आपने ये करना है पूरे दिन में, तो वो आपने प्रॉपर्ली स्क्रिप्ट अपने जहन में रख के और उसको लेकर चलना, उसको पोस्ट करती मतलब जो। और इवन ये कि जी आप इसकी तरफ आपका लगाव है, आपको अब इसकी तरफ इंटरेस्ट शो करें, ये भी स्क्रिप्टेड था, प्लान था? नहीं, वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो एक प्रॉपर्ली एक डेवलपमेंट हो रही थी वहाँ पे, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ ना वो चीजें फिर डेफिनेटली वो खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। फिर अच्छा दोनों के जहन में ये चल रहा था कि एक शो है, हम शो में आए हुए हैं और शो खत्म भी होना है, तो वो एक प्रॉपर्ली प्रोपेगेंडा था जो कि पाकिस्तान लेकिन में यार बना। जुनेद, मुझे सुनिए वो बता रहे क्या, और- सॉरी फिर बताएं, दोबारा बताएं क्या था ये? मैं कह रहा हूँ जो जिस तरह से पाकिस्तान में उसकी कंट्रोवर्सी बनी कि जो रियल शो था और यार
उसके अंदर इतनी वल्गैरिटी थी, ये सब था, वो ऐसा कुछ अच्छा, था तो नहीं जितना इन्होंने यूथ थे आप highlight जीतने के बाद ये जुनेद इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि लाजवाल इश्क वाज अ प्रोपेगेंडा और उसको कंट्रोवर्शियल बनाना ही उस शो बनाने वालों का मकसद था। आप ये कह रहे हैं प्लीज? नहीं, वो पाकिस्तान में नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने उसको इतना कंट्रोवर्सी बना दी। वैसे कोई ऐसा शो था नहीं, वो शो भी वो मैनिया के लिए कर रहे हैं, टर्की के लिए कर रहे हैं, सऊदीया के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई शो था नहीं। वो जिस तरह के तमाशा शो, मतलब लाइक जिस तरह से मैं तमाशा में किया, जिस तरह से मैंने तमाशा में प्रॉपर्ली अपने आप को लेकर चल रहा हूँ, उसी तरह से वहाँ का वही शो था। नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था ना शो का, फिर इसका मतलब जुनेद ये तो सही, यानी खैर मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं क्रिटिसिज्म जो हुआ उस पर कि ऐसा माहौल फराहम किया गया और फिर आप खुद कह रहे हैं कि वो सब फेक था और वो थोड़े दिन अंडरस्टैंडिंग हुई, तो ये लड़के लड़कियों को एक जगह रख के और बाकायदा उसकी फील ही ऐसी आई कि अंडरस्टैंडिंग हो, साथ बैठे बातें करें, तो आप ये समझते हो हाइंडसाइट पे कि ठीक था? और मकसद क्या था कि जब बाद में भी कुछ हुआ तो है नहीं? कुछ भी नहीं। अच्छा नादिया जी, सबसे पहले जो लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट था ना कि वहाँ पे लोगों को एक साथ रखना और उसके बाद एक साथ उनका इतना मिंग भी नहीं था कि आपको दिखा रही एक हाँ, थोड़ा सा प्लीज दोबारा राब्ता करें जुनेद की, में आवाज़ नहीं आ रही तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना कि मेरा सीब हो जाता है कि मुझे आवाज़ सॉरी सही नहीं आ रही है, इसलिए आई डोंट नो कि व्हाट इज ही सेइंग। जी तो असल में यही हम बात कर रहे थे और इस पर हम पहले भी एक हमारे साथ कंटेस्टेंट आए थे ना, याद है? तो उस पर यही बात हो रही थी कि अगर ऐसा माहौल, पहला शो था ये, वैसे हमने जो पाकिस्तान में देखा कि ये जो एयर हुआ ये पहला शो था कि जहाँ पर लड़के लड़कियाँ एक साथ हों और फिर मकसद ही ये हो कि आपस में अंडरस्टैंडिंग हो लड़के लड़कियों। अरे कितने मजे के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये हो कि जी दो आप फैमिलीज लेके आए, उनको ठहराएं और देखें कि जी हाँ भी इनमें हो सकता है इनके यहाँ रिश्ता, दो फैमिलीज को लेके, क्योंकि हमारी जो शादियां वो तो दो फैमिलीज के दरमियान ही होती। कितना मजेदार शो होगा कि क्या आर दे गेटिंग अलोंग, उनको लड़का पसंद आ रहा है, इनको लड़की पसंद आ रही है, और इस कॉन्सेप्ट पे क्यों नहीं हम काम करते? बुरा नहीं, आप ये आपको आवाज आ रही है तो बताएं आप। ये होगा लाजवाल इश्क खानदानों का, है ना? जी लाजवाल इश्क तो फिर फैमिलीज का है। हाँ, और ऐसे कॉन्सेप्ट में लाजवाल नहीं हो सकता है। और कितने मजे का होगा। हाँ, बहुत मजे का। अब्बू जी के सीन, चाचा, मम्मी जी के सीन, अम्मी कुछ और कह रही है, अम्मी नाराज हो रही है लड़की से, लड़का कह रहा है अम्मी मान ठीक है, समझ जाओ ना उस बात में हूं ना इस साथ इन्वॉल्व। आई थिंक दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट। ये मैं बिल्कुल आइडिया दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ जो तमाशा, लाजवाल, ये वो इन कॉन्सेप्ट्स से बेहतर ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आप फैमिली को लेके आए, जो हमारा कल्चर है, जो हमें हजम भी होगा और तफरीह भी शदीद होगी। मैं तो देखूंगी इस पे क्यों नहीं हम काम करें, बजाय कि लड़के लड़कियों को इकट्ठा करके क्या बात हो रही है, क्या क्या बदतमीजियां, लड़ाइयाँ, ये मुझे कॉन्सेप्ट पसंद नहीं। अच्छा, तमाशा वाला कॉन्सेप्ट पसंद है आपको? नहीं, मुझे बड़े बहुत दफा उन्होंने अप्रोच किया। अच्छा, तमाशा वाला हंसू, मैं कहूँ हाँ मैं नो, मुझे ये बिग बॉस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद। नॉट, आई डोंट थिंक वो हमारे कल्चर के साथ मैच करता है। और आप लड़ाई झगड़े और देखिए क्लिक क्या होती है चीज़, सिर्फ फजूल कंटेंट, जो लड़ाइयाँ बदतमीजियाँ सिर्फ वही में जो डिसेंसी से बैठा या कोई अपनी, उसको कहते हैं एलिमिनेट, वो पहले एलिमिनेट हो जाता है। यार आप तो बोल ही नहीं रहे, कुछ आप कुछ कर ही नहीं रहे। शोज का मुझे नहीं समझ आती, एंटरटेनमेंट भी नहीं है, अजीब बस। तो आई डोंट एग्री विद द कॉन्सेप्ट। खैर भाई, जुनेद अख्तर ने अभी ये ड्रामा भी, मुहाफिज उनका ड्रामा है, उसमें काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है उन्हें। हाँ, आ गए जुनेद वहाँ बात खत्म कर देते हैं, फिर मुहाफिज पे भी हम बात करेंगे। ये लाजवाल इश्क की बात हो रही थी, आप कह रहे थे। जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ। मैं आपसे ये कह रहा था, ये अर्ज कर रहा था कि देखिए लाजवाल इश्क को ना बहुत कंट्रोवर्सी शो बना दिया गया, और वो जो शो कंट्रोवर्सी में गया वो गया कपड़ों के ऊपर। ठीक है, जो शो का जो असल मकसद था उसको तो बिल्कुल फॉक कर दिया गया ना। उस शो का जो मकसद था लाइक मतलब कपल्स को दिखाना, या फिर मतलब दो लोगों को एक साथ इस तरह से दिखाना कि लोग किस तरह से रह सकते हैं एक साथ। बस लेकिन कैसे कपल्स जुनेद, कैसे कपल्स? जुनेद, मकसद क्या था कि दो कपल क्या मतलब कपल्स इन द सेंस कि अब जैसे मैं तमाशा में गया, तमाशा में वैसे ही रहना था जिस तरह से मैं इस लाजवाल इश्क में रहा हूँ। ठीक है, वो सबके मतलब रूम्स अलग थे, सारी चीजें बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ थी। मतलब जिस तरह से यहाँ पे शो दिखाया गया कि लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक रूम में रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, नहीं था ऐसा कुछ भी। वो एक शो था, वो तो अलग है। लेकिन लाजवाल इश्क का मकसद क्या था, बस वो मुझे बता दो कि पर्पस क्या था जो हमें समझ नहीं आया, जो लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया। एग्जैक्टली, लाजवाल इश्क का जो असल मकसद था ना वो ये था कि हम लड़का लड़की को एक साथ किस तरह से दिखा सकते हैं, क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है या नहीं बन सकती है। ठीक है, ये लोग क्या आपस में दोस्त बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, क्या मतलब
एक कह सकता हूँ कि स्क्रिप्टेड शो इन सेंस कि उन लोगों के लिए एक मतलब एक होता है ना कि एंटरटेनमेंट फराहम करना, ये वो वाला शो जीते था। कैसे आप कि फिर उसमें लड़ाइयाँ, उसमें झगड़े, जब अंडरस्टैंडिंग नहीं जब, हुई तो जीते कैसे? जीतने का क्राइटेरिया क्या था? नहीं, वहां तक जब तक मैं था मौजूद, जब तक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, हमारी लड़ाइयाँ दिखा रहे थे, हमें साथ में मतलब गेम्स शो थे उसके अंदर मुख्तलिफ, जैसे कभी कोई टास्क दे दिया, कभी कोई कुछ, मतलब तो ये सारी चीजें थी जो बहुत मुख्तलिफ था। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में जो कंट्रोवर्सी बनी वो कपड़ों को लेकर बनी कि कपड़े बहुत मतलब अच्छे नहीं थे। अगर कपड़े सही होते तो ये शो आपके ख्याल में सुपरहिट होता? शायद बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि अच्छी रेटिंग्स भी आ रही थी इसकी और शायद अच्छा हो जाता, लेकिन वो कहते हैं ना कि शायद वक्त को मंजूरी नहीं था और फिर चीजें खराब क्या होती कर गईं, सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अच्छा, बस जल्दी से बता दें, दोनों शोज को कंपेयर करें तो आपको ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट किसका लगता है, तमाशा या लाजवाब इश्क? उसका नेक्स्ट सीजन किसका आना चाहिए? मैं विनर हूँ इसका, लाजवाब इश्क का। तो मुझे लगता है कि लाजवाब इश्क भी बहुत अच्छा है और तमाशा की अपनी एक पहचान है। तमाशा अपने आप में ही एक पहचान बन गया पाकिस्तान के लिए, तो तमाशा वही डिफरेंट। तो तमाशा का भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं 55 दिन अंदर रहा और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत खूबसूरत था। वहाँ पे सीखने का मौके जो थे वो मुझे लोगों से, क्या बात है, सियासतदानों वाला जवाब दिया तुमने, ये भी और वो भी। नादिया जी, आपको मालूम है आपके सामने कोई ऐसा बयान देना ना। नहीं, यू डूइंग द राइट थिंग जुनैद, तरीका यही है, यू डूइंग अ गुड जॉब, बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, हमें महाफिज का बताएं, महाफिज का कैरेक्टर कैसे ऑफर हुआ, ऑडिशन दिया था? ये तो जुनैद 8.5 मिलियन व्यूज पहले एपिसोड के, हालांकि एक सोप है, आई थिंक 5 दिन चलता है हफ्ते में, बट बड़ी कमाल रेटिंग। क्या वजह? ये मोमना तो नहीं खास अट्रैक्शन थी? नहीं, मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट भी बहुत अहमियत का हामिल है। फिर मोमिना और जुनैद का इससे पहले ड्रामा था दो किनारे, तो इसके तो कंटेंट वो आपको याद होगा, आपका एक बंधन ड्रामा था जो कितना सुपर डुपर हिट था, ठीक है। और मुझे याद है कि मैं नाहबा में था और मैं वहाँ पढ़ रहा था, तो मुझे वहाँ पे टीचर्स वहाँ पे कह रहे थे कि एक्टिंग सीखनी है ना, तो कुछ ड्रामे उन्होंने बताया, उसमें से बंधन भी ड्रामा वाहिद ड्रामा था जो उन्होंने कहा कि देखिए ठीक है। मेरा फेवरेट हो गया ना, तो ये इतनी तारीफें करती, बस यू आर माय फेवरेट। अब ऐसे नंबर मिलने में क्या ड्रामा। जुनैद सही जा रहे हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत समझदार है। ऐसा हाईवे पे चल रहे हो कि उतार ही नहीं रहे। अच्छा, वैसे बाकी बताओ, लोगों को क्या पसंद आया? जब फर्स्ट एपिसोड से इसकी इतनी रेटिंग आई है, 5 डेज अ वीक ड्रामा है, जो स्लॉट है ये 7 बजे वाला स्लॉट है, 9 बजे? ये 9 बजे का स्लॉट है। 9 बजे, तो उसमें इतनी रेटिंग आना, क्या वजह है? इसमें क्या लोगों को खास लगा? पुलिस वाला मोमिना की कंट्रोवर्सी जो है, ये ड्रामा भी तब एयर हुआ और मोमिना की कंट्रोवर्सी, देखिए सोशल मीडिया ऐसे ही चल रहा है, वो तो बिल्कुल अलग है। अच्छा सही, मुझे नहीं, लेकिन डज इट हेल्प द ड्रामा कि कोई एक एक्टर उसमें से न्यूज में हो, तो फिर आपका ये था कि लोग ड्रामा ज्यादा शौक से देखते हैं वैसे, क्योंकि बस वो सोच रहे होते हैं आजकल उनके बारे में, उनको देख रहे होते हैं। लेकिन नादिया जी, इसमें सबसे जो मेन अट्रैक्शन ऑफ द स्टोरी है ना, वो बहुत खास है कि वो 2 लड़के और फिर इसमें और भी लोगों का इन्वॉल्व होना, फिर फैमिली वाइज जो बड़ा आपको दिखाना कि यार किस तरह से फैमिली इन्वॉल्व होती है, लालच, ये सारी चीजें जो आजकल का जो एक मेन मसाला है ना जो होता है, तो वो है इसके अंदर। अच्छा, तुमने क्या मसाला डाला है इसमें, ये बताओ? कजन ऑफ और वो एक होता है ना लालची लोग जो होते हैं, जिस तरह से लालच में आके वो उसको शादी करनी है, मुझे बड़ा पसंद है लालची कैरेक्टर, मतलब इतना जलील होने के बाद भी उसको प्रपोज करना बार बार जाके, तो शायद ये भी एक वजह है। और जो मुहाफिज जिसका असल मकसद है प्रोटेक्शन ना, तो वो बड़ा एक खास है, जिसमें जुनैद जो है वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी तनकीद भी है कि जी बॉडीगार्ड का से इंस्पायर्ड है, बॉडीगार्ड जैसी जो दोनों इंग्लिश एंड दी अदर बॉलीवुड मूवी, कि जी वैसी थोड़ी सी उसमें लग रहा टच आ रहा है, क्या आप अग्री करेंगे? नहीं, मैं एग्री तो उसमें मैं थोड़ा सा एग्री करूंगा, लेकिन क्योंकि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि नहीं यार वो बिल्कुल मुहाफिज बिल्कुल बॉडीगार्ड का एक कॉपी वो है, मतलब कहते हैं ना वो कॉपी कर लिया पूरा, ऐसा नहीं है वो चीजें। आपको पता है पाकिस्तान वाले तो कुछ भी ऐसा बनाते हैं कि वो सामने वाले को मसाला ही अलग मिल जाता है, तो वो। अच्छा, ऑडियंस सबसे ज्यादा किसकी तारीफ कर रही है? किस एक्टर की ज्यादा सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है, किस कैरेक्टर की, ये बताओ? सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सारे। नहीं, एक पता, जुनैद बस कर दो, बस बहुत हो गया। आई लाइक यू। तुम्हारे नंबर तो हमें मिलने हैं क्या ड्रामा में? सिर्फ बता दो। वहाँ भी देने जहाँ आपका एक और शो है वो भी। हाँ, वो तो उसमें तो तुम डन हो, तुम्हारा तो 10 हो गए। अब बताओ आगे। डन हो गया। अच्छा, हुण दसो प्लीज, ये बताओ कि प्लीज मुझे सीधा सीधा जवाब दो, एक नाम चाहिए कि सबसे ज्यादा कैरेक्टर आपको क्या लगता है फीडबैक से लोगों ने सबसे ज्यादा किसको पसंद किया? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो पसंद किया जा रहा है वो जुनैद खान को। जुनैद खान को। और अब मोमिना कॉल करेंगी तुम्हें?
ये तुमने क्या कह दिया? नहीं वो पता डिफरेंट है, वो पुलिस मेरा वाला। नाम क्यों नहीं लिया? वो एक पुलिस वाला है, वो जिस तरह से उसके एक्शन, जिस तरह से उसका, क्योंकि वो तो एक समझ लेना कि वो समझ स्क्रिप्ट की जान वाला है ना, वो और मोमिना। तो वो तो प्रॉपरली अपने आप को लेकर चलना, तो और जो हम हैं वो सारे के सारे पार्ट जोड़ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, तो हम सब खास उस पे जगह पे अच्छा, काम कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म क्या आ रहा है? क्रिटिसिज्म क्या आपको एपिसोड अभी तक लगा कि लोगों को क्या उसमें अजीब सा, और गलत भी होते हैं बहुत दफा, अजीब बात पे तनकीद कर रहे हैं? मैंने पहले एपिसोड के कुछ कमेंट्स पढ़े, तो उसमें लोग सेकंड एपिसोड पे लोगों से गालियां बक रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि लोगों का तो गाली बकने का अंदाजा वो ये कि कितना बेगैरत आदमी है, और ये क्या कर रहा है, ये क्यों इस तरह का इंसान है, इनकी फैमिली को मार देना चाहिए, मतलब लाइक क्या है लोग, मतलब लोग इतना ज्यादा सीरियस लेके बैठे लोग हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। वो तो कैरेक्टर अच्छा है ना, बिल्कुल, इसका मतलब है सक्सेस है ये लोग है ना। हाँ, नहीं, ये तो खैर अच्छी वाली क्रिटिसिज्म है, लेकिन इसके अलावा कुछ कंटेंट में, स्टोरी में, एक्टिंग में वो क्या आ रहा है कि जी इसकी एक्टिंग सही नहीं, इनको कास्ट सही नहीं किया, ये किनको भी लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कभी, वो किसको हो रही है? नादिया जी, ऐसा तो अभी तक कोई भी नहीं आया कि इसको कास्ट सही नहीं किया या फिर कैरेक्टर की कास्टिंग गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं आया। लोग इतने इन्वॉल्व है ना इस ड्रामे के अंदर, जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि लोग बेतहाशा जो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं कि यार हम वेट कर रहे होते हैं इस ड्रामे का, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन किसी भी इंसान को जब आपको जोड़ना होता है ना, तो आपका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट हो तो समझ लें कि आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ना शुरू हो गई है। जी, अच्छा मुझे बताएं कि मोमिना एज अ को एक्टर और एज अ फ्रेंड कैसी है? शादी भी अटेंड की? बहुत 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 अच्छी है वो, बहुत ही अच्छी, और मतलब जिस तरह का, मतलब मैं सेट पे जाता हूँ तो सेट इस तरह का फैमिली, जो डायरेक्टर से लेके जितने भी एक्टर्स हो गए, चाहे वो आयशा गुल हो गई, सुहेल समीर हो गए, शामिल भाई हो गए, जुनेद खान हो गए, जितने भी लोग हैं, मतलब दे लाइक अ फैमिली, और स्पेशली जो मैं उसके सेट पे जाता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। ये तुम जिस शो में जाते हो फैमिली बना लेते हो, फिर बाद में भूल जाते हो। ये लाजवाल इश्क नहीं है बेटा, ख्याल से थोड़ा, यहाँ मकसद कुछ और है। अच्छा, लेकिन ये बताओ, दोस्तियाँ बड़ी अच्छी बात है, आप हो भी जाता है वैसे। यहाँ तुम पक्के, एक बात बताओ, पक्के रिश्ते ड्रामों में ही बनाओगे आर्टिस्ट से? हमेशा का एक प्यार, एक रिश्ता रह जाता है कि बाकी शोज का नहीं, मैं गारंटी लेती, यहाँ तुम्हारी बाकी अच्छी दोस्तियाँ बनेंगी जो निभाएंगे भी सब। लेकिन ये बताओ कि मोमिना की शादी हुई, इसमें बड़े उन्होंने कम सिलेक्टिव लोगों को बुलाया। हाउ वाज द वेडिंग लाइक? क्योंकि हमें नहीं बुलाया, तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि हमें क्यों नहीं बुलाया, और अगर चलो नहीं बुलाया और तुम्हें क्यों बुलाया, और तुम्हें चलो बुला भी लिया तो तुमने क्या देखा वहाँ? क्या आप सब बताओ भाई, अब ढोलकियाँ, शादी, मेहंदी कैसी थी? मैंने तो बहुत एंजॉय किया शादी में, ठीक है, और अभी तो शादी की बात है इंशाल्लाह, और क्या नाम है उसका, कुछ इवेंट्स हैं जो आगे होंगे इंशाल्लाह, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। और वो कहते हैं ना, वो जब दोस्त किसी अच्छे बनने के लिए जा रहा होता है, तो उसको आपकी जो खुशी होती है वो भी एक अलग होती है दोस्तों की। तो क्या जुनैद, तुमने क्या तोहफा दिया है मोमिना को शादी पे और उसके हस्बैंड को, या खाली हाथ? दुआएं? उस पे भी टैक्स लगना चाहिए है ना? नहीं जुनैद, ऐसे नहीं हो सकता बेटा। अब तुम्हारी शादी जब होगी ना, मोमिना भी बहुत सारी दुआएं देगी तुम्हें। नहीं, कुछ तो किया होगा, कोई डांस नहीं कर दिया? मतलब कोई बंदा कुछ तो कंट्रीब्यूट करता है। क्या किया था? मिठाइयाँ बांटी, डांस किया? बहुत किया है, डांस तो बहुत किया। डांस किया तुमने? किस गाने पे किया ये बताओ? बहुत सारे थे, मतलब बॉलीवुड है, बहुत सारे, मतलब हमने पाकिस्तानी गानों को, इंडियन गानों को, कितने गानों को उठाया हम लोगों ने वहाँ पे। मैं, सुहेल भाई, बहुत डांस वगैरह, बहुत मजा आया। मजा आया। तो शादी कब करनी है फिर तुम्हें? दूसरों को मौका दो। सुनो, खाने में क्या था? खाने में टिक्का था, बिरयानी थी, और वहाँ का जो कौन सा कुन्ना टाइप का सालन था वो भी था, और ये सारी चीजें, लेकिन अच्छा खाना था। एक चीज याद है इसको, एक चीज याद है, खाना पूरा खा गया है। मीठे में क्या खा के आए हो? मोमिना की शादी पे मीठा क्या था भाई? रसमलाई। मुझे पता है, मैं अब नादिया जी को मीठे का बहुत शौक है, मीठा बहुत पसंद करती है वो। तो क्या था? क्या था क्या? रसमलाई थी और गुलाब जामुन थे। ये कैसी थी जी? यार तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। मुझे बताओ यार, अच्छी होगी। शादी कब करनी है? शादी का ख्याल आया अभी या नहीं? इंशाल्लाह मेरी बहन की शादी है, उसके फौरन बाद इंशाल्लाह मैंने करनी। तो लड़की देख ली है? बहन नहीं, अभी नहीं, अभी इंशाल्लाह। लड़की नहीं देखी, लड़कियां देखी हैं इसने बहुत भाई। ये लाजवाल इश्क से आए हैं, बहुत पक्के भाई हैं हमारे ये। यार नादिया जी ऐसा नहीं था, मतलब लाजवाल इश्क है ना, बिल्कुल लोगों ने उसको बहुत एक वाहियात किस्म का शो। यार बस छोड़ दो यार, हमने बस ठीक है ना, देख लिया हमने, उसको पता चल गया हमें, तुम क्यों जस्टिफाई कर रहे हो?
ठीक है यार, ओके, ठीक है। ओके। जुनेद समझ बाकी गया। तुम्हारी वजह से मेरा भी परसेप्शन चेंज हो गया, फिक्र ना करो। मैं खुद बदल गई हूँ, मेरी सोच बदल गई है। नहीं आप सही जैसी है ना, आप वैसी ही बहुत अच्छी हैं। मतलब लाइक अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। आप लोग जिस तरह से, मतलब मेरे लिए तो समझते हैं कि यू आर द सीनियर फॉर मी, बट मैं बहुत रिस्पेक्ट करता I हूँ। thank- और thank अभी you किसी so जब much, से मैंने जुनेद। आपका वो एक ड्रामा जो देखा, वो जो आप बंधन ड्रामे में आपने जिस तरह से चीजों को निभाया, वो गरीब औरत के उसको घर छोड़ो तुम, जाना, जोरा जब तुमने रिसर्च की और नाम नहीं आए गूगल पे मेरे, जोरा जब ही नहीं आया लिस्ट में, और बंधन और मेरे आज के बीच में और भी बहुत सारा काम है, तुमने मिस बंधन कर से दिया। आगे भी बहुत कुछ है क्या तुमने और उसके पीछे लेकिन वो किस पे बंधन सर्च ड्रामा किया? जो था ना, जेमिनी पे बड़ा सर्च एक मेरी अम्मी भी बहुत पसंद है वो ड्रामा। ऑनेस्टली बताऊं, वो जब उसके जाती है बाद भी गरीब मैंने लड़की काम के किया। घर पे वो सामान लेकर, और ये सब, वो मेरी अम्मी भी बहुत पसंद है। उनसे को और ड्रामे भी देखिए, मुझे और फीडबैक अभी चाहिए। जोरा जब ही आई है, इतनी जबरदस्त टेली फिल्म है नादिया की। अच्छा ये बताओ तुम, चलो मेरी बात छोड़ो, ये बताओ अपना कि ये जो ड्रामा है इसके बाद अभी और ड्रामास ऑफर हो रहे हैं और काम करना, और जी, ये जी। जो और ये जो प्राइम टाइम वाली चीज़ है ना कि जी मुझे प्राइम टाइम के ड्रामे में आना है, फिर उसके बाद 7 o'clock और हम 9 o'clock वाले स्लॉट में देख रहे हैं, उसमें भी रेटिंग आती है, नंबर्स आते हैं, ये क्या चीज़ है? ये ना मुझे लगता है कि अब तो खैर ये ज्यादा हो गया है लोगों में, क्योंकि अब लोग ये पहले ही पूछते हैं कि कौन सा स्लॉट का ड्रामा है, अगर चैनल ऐसा है तो फिर ड्रामा कौन सा स्लॉट है, 7 बजे का तो इवनिंग में 7 बजे का ड्रामा नहीं करता या फिर नहीं करती। मैं समझता हूँ अगर आपको काम मिल रहा है और अच्छा एक स्क्रिप्ट मिल रहा है तो आपको करना चाहिए। बनस्बत इसके आप देखेंगे 9 बजे का ड्रामा है, लेकिन इसकी रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो 7 बजे आए, 8 बजे आए या 9 बजे आए, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, इट डिपेंड ऑन द स्क्रिप्ट। लोगों का कैरेक्टर, लोगों की जो कैरेक्टर में काम करना, वो बहुत डिपेंड। तो अगला ड्रामा क्या चाहते हो, किसके साथ करना चाहते हो, बताओ जरा। फेवरेट हीरोइन की, मेरा नेक्स्ट ड्रामा एज हीरोइन के साथ हो। हीरोइन के साथ क्या नाम है उसका, किंजा हाशमी, नवाज सईद के साथ। और काम जिसके साथ करना चाहता हूँ, मतलब लाइक जिनको मैं पसंद करता हूँ, जिनके साथ में काम करने की बहुत ख्वाहिश है, वो है सबा कमर और आप, और मेरा तो इम्पॉसिबल है कि तानिया तुम सईद। साथ काम करो। पॉसिबल है। बेटा कैरेक्टर क्या होगा तुम्हारे, ये बताओ, जो तो बताओ इनके साथ, नादिया के साथ जरा। जोरा जब भी क्या का क्या मसला था, यही तो मसला था, बेचारा किसी को छोड़ती नहीं। बहुत सारे नहीं यार, मैं लेकिन ड्रामे ही नादिया नहीं के काम साथ इतने करना कर रही भी हूँ, अपने मेरे आप में इंतजार में बैठोगे ना जुनेद, सदियां गुजर जाएंगी। सुन ले आपके बारे में कुछ नहीं, कह रहे हैं, वो और अब आप ही सुने। नहीं करवाना है मुझे, हैं? अब आप ही ने ड्रामा करवाना है अपने साथ, बस बस पक्का हो गया, इसने सेटिंग कर ली। इंशाल्लाह। बेटे सही जा रहे हो तुम, बेटे सही जा रहे हो, जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया। हमें जुनेद वक्त दिया। जुनेद, अगर तुम सेल्स में होते ना तो मैं भी बिलियनियर होते। हमें मुझे लग रहा है, क्योंकि हाँ, देखिए तुम इतने कुछ भी दो इतने बेच दो। खूबसूरत हस्तियां मेरे साथ बैठी हैं, मुझे तो फख्र इस बात का कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। अल्लाह और, अकबर, अल्लाह अकबर। honestly, जुनेद मैं like, बताऊं, तुम चेक करवाओ, Thank तुम्हारा you, सियासत में बहुत जबरदस्त करियर है तुम्हारा, क्या कहते हैं, सेल्स में बहुत तरक्की कर सकते हो। चेक करो कि ये फील्ड सही भी हो, फील्ड में है नहीं। नहीं ना, बिल्कुल सही है अपनी फील्ड में, चलो बिल्कुल सही जबरदस्त है। यार, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा काम बहुत कर रहे हो जुनेद। ये मजा तो आया तुमसे बात हंसी करके मजाक बेटा। और हम ये इस तरह Thank की you। बातें करते हैं ताकि जरा लोग भी इंजॉय करें। और बिल्कुल, थैंक यू यार, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, वक्त दिया। बिल्कुल शुक्रिया, आप लोग Thank बहुत खुश रहें। गॉड ब्लेस यू। सच शो का बॉय है। क्या नहीं, हर सवाल कहते हैं, बंधन से आगे भी है और बंधन से पीछे भी बहुत कुछ है ना। नहीं, उसने चैट जीपीटी में जो लिखा है, बस मेरा एक ही ड्रामा आया है, ये जहाँ से चेक कर रहा है वो सही नहीं है। मुझे अच्छा जी, फीडबैक देते Just रहिएगा। kidding। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। नादिया और ज़ोएब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।